किस चीज का टाइमिंग? ये सैटरडे संडे का। सैटरडे संडे यार, देखो पोल का ना ये रिजल्ट चल रहा है अभी। ठीक है, तो चेंज मतलब डिसाइडेड तो पहले से कुछ भी नहीं है, सही बताऊं टाइमिंग जैसा आप लोगों के वोट रहेंगे उस हिसाब से टाइमिंग हो जाएगी। और मेरे को पता है लाइक ऑब्वियसली 9 से 12 वाला अगर करेंगे तो 3 to 6 वाले सफर करेंगे, अगर 3 to 6 वाला टाइमिंग आती है तो 9 to 12 वाले सफर करेंगे। बट मैं ये कहूंगा यार, एक दिन की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं मतलब बेसिकली कोई बायस नहीं है मेरा किसी तरफ। अगर 3 to 6 को ज्यादा वोट होगा तो 3 to 6 कर लूंगा, 9 to 12 को ज्यादा वोट होगा 9 to 12 कर लूंगा। मेरे ख्याल से सिर्फ सैटरडे के दिन की दिक्कत होगी, क्योंकि कई लोगों के कॉलेज होते हैं मेरे ख्याल, है ना? इसीलिए कह रहे हो ना आप लोग, कॉलेज वगैरह होते हैं, कॉलेज या जॉब, वॉटेवर जो भी है। मेरे ख्याल यही इशू होता है। तो मतलब यार कर लेना अब एडजस्ट, अभी मैं क्या बोलूं। बाकी मैं कल अर्चित से बात करके कल दोपहर तक आपको फाइनल बता दूंगा, ताकि आप लोग अपना उस हिसाब से एडजस्ट कर लो शेड्यूल वगैरह जो भी है। कोशिश करना कर पाओ क्लास अटेंड, अगर नहीं कर पाते बाय चांस आप लोग तो कोशिश ये करना कि रिकॉर्डिंग देख के आओ अगली क्लास से पहले, वरना फिर टच टूट जाता है। ठीक है जी। बाकी यार जो पोल का रिजल्ट आएगा वही रखूंगा मैं। मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। जो भी पोल का रिजल्ट आएगा, अभी के लिए 9 to 12 आगे चल रहा है। और मतलब भाई 28 ही होने चाहिए रिजल्ट, क्योंकि 28 लोगों ने मेरे ख्याल, 28 लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो 28 लोगों ने ले रखा है कोर्स। तो 28 से ज्यादा अगर वोट चले गए तो दोबारा बना दूंगा पोल में, ठीक है? तो वो काम मत करना, वैसे तो कर रखा है इसमें। 1 IP एड्रेस 1 वोट वाली चीजें कर रखी हैं, पर फिर भी चलो। तो आज का क्या है यार, आज बेसिकली, 1 मिनट, ठीक है जी, स्टार्ट कर देना अब, बता दो एक बारी। यस सर। यस सर, यस सर। हेलो ठीक है। हाँ जी। भैया, पूछ रहा था आपने शीट शेयर कर दी क्या, जो क्वेश्चंस की थी अभी की नहीं आते? नहीं अभी नहीं करी, अभी कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है आज शीट के वो, क्वेश्चन होंगे ना? हाँ आज होंगे, पहले ये 2 टॉपिक कवर अप होंगे, उसके बाद फिर शीट के क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे यार 8 लिख रखे हैं, और 8 नहीं होंगे ऑब्वियसली, मतलब जितने भी होंगे देख लेंगे। पर आज से स्टार्ट है शीट। ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। कल तक हम लोगों ने ना काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। कल कल की क्लास लाइक बेसिकली जो बिल्कुल बिगनर है उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कल सब कुछ ही डिस्कस हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी डिस्कस हो गई, लूप्स भी डिस्कस हो गए, स्विच केस तो चलो ठीक है, मतलब पता होना चाहिए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। बाकी ब्रेक कंटिन्यू वगैरह सब कुछ डिस्कस हो गया। और कल की क्लास में ही हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी सारे डिस्कस कर लिए थे, लॉजिकल ऑपरेटर भी सारे डिस्कस कर लिए थे। तो लूप में ना यार I++, I-, वाली चीजें यूज हो रही थी, तो वो कैटेगरी आ जाती है यूनरी ऑपरेटर्स की। तो वो अभी हमने नहीं पढ़े, तो आज सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, और फंक्शंस की प्रॉपर मेमोरी मैपिंग वगैरह सब देखेंगे। उसके बाद फिर हम शीट के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। तो जो अभी तक हम लोग ऑपरेटर पढ़ रहे थे ना, जितने भी हमने पढ़े थे बेसिकली, चाहे अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ा हो, चाहे लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा हो, लॉजिकल नॉट को छोड़ के, लाइक मैक्सिमम ऑपरेटर जितने भी हमने पढ़े वो बाइनरी ऑपरेटर थे। तो ये बाइनरी यूनरी का मतलब क्या होता है? देखो, जिस वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो होता है ऑपरेंड। ठीक है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो ऑपरेटर होता है। तो आप लोगों ने देखा था अभी तक, आप कुछ इस तरीके का सीन देख रहे थे कि एक ऑपरेंड 1 इधर है, उसके बीच में ऑपरेटर है, और फिर से एक ऑपरेंड 2 इधर है। यही देख रहे थे अभी तक? क्या यही देखा है हमने अभी तक? यस। ठीक है, तो इसकी जगह कुछ भी आ रहा था, बेसिकली प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया, लॉजिकल एंड आ गया, लॉजिकल और आ गया, एटसेट्रा जो भी थे। ठीक है, तो काफी सारे ऐसे ऑपरेटर हमने देखे। अब यूनरी ऑपरेटर, यूनरी क्या होता है? देखो, बाइनरी का मतलब 2 ऑपरेंड, एक ऑपरेंड ये, एक ऑपरेंड ये। यूनरी का मतलब ये होता है एक ही ऑपरेंड है, मतलब एक ही वैल्यू होगी, एक ही ऑपरेंड होगा। तो यूनरी ऑपरेटर्स विल बी समथिंग लाइक ऑपरेटर ऑपरेंड, या फिर उल्टा, कि पहले ऑपरेंड फिर ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं जल्दी से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है प्लस, फिर एक होता है माइनस, एक होता है प्लस प्लस, और एक होता है माइनस माइनस। ठीक है जी। तो ये जो प्लस प्लस है, जो प्लस प्लस है, ये भी 2 तरीके का होता है, और माइनस माइनस भी बेसिकली 2 तरीके का होता है। ये होता है प्री पोस्ट,
और ये भी होता है प्री पोस्ट। तो अभी इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यार उठा लेते हैं प्लस को, ठीक है, प्लस एज अ यूनरी ऑपरेटर, प्लस एज अ यूनरी ऑपरेटर। तो यार इसकी कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर मेरे से लाइक पूछो कि सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, प्लस एज अ यूनरी ऑपरेटर, ऐसा कुछ खास सिग्निफिकेंस है नहीं इसकी। तो यहाँ चलते हैं, कल हमने लास्ट डिस्कस करा था स्विच केस, अब डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा हूँ मैं। तो देखो प्लस यूनरी ऑपरेटर, जैसे एक्स इज इक्वल टू +3 मैंने लिखा, और फिर मैं एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, क्या आना चाहिए आउटपुट, अरे किसी ने, ओके, अब बताओ क्या आना चाहिए आउटपुट। 3 है। बस 3 आएगा, सिंपल है यार, इसमें क्या सोचना है इतना, नॉर्मल जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही होगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर +3 +5। अब यहाँ पर बस कुछ नहीं है, आपको आंसर तो पता ही है, आंसर यहाँ पर 8 आने वाला है। ठीक है, बस ये समझना है जो ये प्लस लगाया हुआ है मैंने, ये एक्ट कर रहा है एज अ यूनरी ऑपरेटर, और ये वाला जो मैंने प्लस लगाया हुआ है ये एक्ट कर रहा है एज अ बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, वैसे एक्चुअली में जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, ये प्लस जो होता है ये यूनरी ऑपरेटर की तरह काम नहीं करता है, इसके पीछे एक्चुअली 0 लग जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है प्लस, तो इसके पीछे 0 लगा दो, तो क्या ये एक ही बात होगी ना, 0 +3 +5, या फिर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूं +3 +5, क्या ये एक ही बात है या अलग अलग बात है? बता दो, एक ही बात है अलग अलग बात है? एक ही बात है भाई। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर ये प्लस जो है बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं माइनस की एज अ यूनरी ऑपरेटर। तो माइनस को भी हमने एज अ बाइनरी ऑपरेटर देखा था, यहाँ पर माइनस एज अ यूनरी ऑपरेटर ऐड करेगा। तो -3 +5, जैसे आपको पता ही है आंसर आना चाहिए 2, आंसर आ रहा है 2। ठीक है, तो ये तो चीज सिंपल ही है। इसमें भी सेम चीज है कि -3 लिखा हुआ है जहाँ पर, तो माइनस से पहले 0 लग जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो 0 -3 करके कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये है, दिस इज माइनस एज अ यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माइनस है ये हमारा यूनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, और ये वाला जो प्लस है ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। अब आता है यार मेन, प्लस प्लस। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस को हम कहते हैं यार इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये कल हमने लूप में यूज करा था। ठीक है, इसको कल हम लोगों ने लूप में यूज करा था, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, 3 लूप पड़ी थी, तीनों में हमने इसको यूज करा था। तो अब हम समझते हैं यार, वहां पर मैंने थोड़ा आइडिया तो दे दिया था वैसे, पर फिर भी देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं x++, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब एक्चुअली में देखो तो ये होता है x इज इक्वल टू x+1, यानी यहाँ पर x की क्या आएगी, यहाँ पर x की होगी ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू में 1 ऐड कर दो, तो और उसको वापस x के अंदर डाल दो, तो x की एक न्यू वैल्यू जनरेट हो जाएगी जो पिछली वैल्यू से +1 होगी। तो सिंपल है यार, अगर x की वैल्यू 2 थी तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 थी तो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है, बट यहाँ पर एक चीज आती है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने ना कल सिर्फ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा था। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ये जो अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट लिख रहा हूँ सिर्फ, इंक्रीमेंट ऊपर लिखा हुआ है, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। और एक होता है यार प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या है, मतलब जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर पीछे बताया कि या तो क्या होगा, या तो होगा ऑपरेटर पहले लिखा होगा फिर ऑपरेंड लिखा होगा, या फिर ऑपरेंड पहले लिखा होगा ऑपरेटर बाद में लिखा होगा। तो जो x++ है उसमें क्या है, x++ में पहले ऑपरेंड लिखा हुआ है फिर ऑपरेटर लिखा हुआ है। अब मैं पहले ऑपरेटर लिख देता हूं, तो पहले ऑपरेटर लिख दूंगा तो प्लस प्लस हो गया, और फिर मैंने ऑपरेंड लिख दिया x। तो अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट लिखते हो, तो इसका भी मतलब यही है x इज इक्वल टू x+1। तो फिर इसमें डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है यार जब मैं इसको किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल पुट करता हूँ। क्या मतलब, अगर मैं ये लिखता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू x++ और
y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। तो दीज थिंग्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। ये दो चीजें जो हैं, ये दो स्टेटमेंट्स अलग हैं, ठीक है। दीज टू स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट। अब ये डिफरेंट कैसे है, पहले मैं ये दिखाता हूं। तो एक बार कोड पे डायरेक्टली चलते हैं। एक्स की वैल्यू लेट से मैं ले लेता हूं 2, और ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 ली और एक वाई ले लिया, उसको लिख दिया मैंने एक्स प्लस प्लस, और फिर मैंने एक्स को प्रिंट करवाया, इसके जस्ट बाद में वाई को भी प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जल्दी बताओ थोड़ा। x वैल्यू 2, y वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 2 आएगी और वाई की 3 आएगी, ये कह रहे हो? दोनों की अच्छा, 3 आएगी। दोनों की 3 आएगी। रन करते हैं पहले। एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, वाई की वैल्यू 2 आ रही है। अब ये कैसे हुआ, ये समझते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, तो ये ध्यान से समझना। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, इसके नाम में ही इसका मतलब बेसिकली छुपा हुआ है। तो हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पहले पढ़ रहे हैं यार पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखो एक्चुअली में ना, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, बाद में, ठीक है ना। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा है ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, इस लाइन में दो ऑपरेटर हैं। एक ऑपरेटर है ये क्या होता है, कौन सा ऑपरेटर होता है ये, नाम करेक्ट बताना, नाम। assignment, हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये आरएचएस की वैल्यू उठाकर एलएचएस में असाइन करता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो एक तो यार ये ऑपरेटर है विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक हमारे पास में इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब ऑपरेंट के बाद लगता है तो मैं उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहता हूं। एक तो पोस्ट इसलिए नाम है, दूसरा नाम पोस्ट इसलिए है कि यहाँ पर जब दो ऑपरेटर हमारे एक ही एक्सप्रेशन में लग जाते हैं ना, तो ये आप लोगों ने मैथ्स में बचपन में भी पढ़ रखी है चीजें, बॉड मास टाइप की, कि जब एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ गए तो कौन सा ऑपरेटर पहले रिजॉल्व करे, कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करे। तो यहाँ पर भी वैसी सी सिचुएशन है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ रखा है, एक ही आ रखा है प्लस प्लस इंक्रीमेंट, तो किसको पहले सॉल्व किया जाए। तो पोस्ट इंक्रीमेंट कह रहा है भाई मेरे नाम में ही पोस्ट है, मेरे को बाद में सॉल्व करना, तो पहले असाइनमेंट कर देना। तो अभी जब कुछ भी नहीं था, मतलब जब मैंने कुछ भी नहीं कर रखा था, मैंने आपको यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू 2 थी, तो मैंने एक्स की वैल्यू ले रखी थी 2। और जैसे ही मैंने ये लिखा, मैंने कहा यार ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट बाद में करना, पहले असाइन कर देना। तो एक्स की वैल्यू वाई में असाइन कर दो, तो वाई में क्या वैल्यू आ गई, वाई में वैल्यू आ गई 2। अब असाइनमेंट हो गई, उसके बाद क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो। अब इंक्रीमेंट किस में होगा, एक्स में ही होगा। एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इंक्रीमेंट तो एक्स में ही होगा, तो यानी कि असाइन कर दिया पहले, अब इंक्रीमेंट कर दो, अब वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, अगर इसको मैं तोड़ूं, ये दो स्टेप में टूट रहा है। पहला स्टेप हुआ y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा स्टेप इस वाली इक्वेशन में हुआ है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया? यस सर। कुछ पूछना है किसी को भी तो बताओ। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट पे चलते हैं, किसी को कुछ नहीं पूछना तो प्री इंक्रीमेंट क्या है, इसका उल्टा है प्री इंक्रीमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्लस प्लस एक्स, अब थोड़ा सा शांति से टाइम लेकर सोच के बताओ मेरे को कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए। सर एक्स की 2 और वाई की 3। 3 3 बहुत 3। ठीक है, तो देखो जो कह रहा है ना एक्स की 2, आप पहले ये देखो कि
x की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होनी ही है ना, क्योंकि अगर x प्लस प्लस लिख रखा है तो x में तो चेंज होना ही है। ठीक है, मैंने x प्लस प्लस का क्या मीनिंग बताया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो मतलब x में तो चेंज होना ही है। मेन आपको बस ये नोटिस करना है कि y में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जिसने बोला था दोनों वैल्यू 3 है, उसने सही बोला था, तो दोनों वैल्यू 3 है। कैसे 3 है वो भी समझा देता हूँ, ध्यान से देखते हैं अब दोबारा एक बारी, जिसको पहले समझ में नहीं आया था या आधा अधूरा था, एक बारी दोबारा ध्यान से देखो। यहाँ पर दो वेरिएबल से एक वेरिएबल x बना रखा था, एक y बना रखा था। x को मैंने इनिशियली वैल्यू दे रखी थी 2, फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, जिसका मतलब है प्री इंक्रीमेंट। इसका नाम प्री क्यों है, दो वजह से। पहली वजह क्योंकि ये ऑपरेंड से पहले आया हुआ है, ऑपरेंड से प्री आया हुआ है, इसलिए इसका नाम प्री है। दूसरा, जब असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों एक एक्सप्रेशन में होंगे, लेकिन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, यानी वैल्यू पहले बढ़ेगी उसके बाद असाइन होगी। यानी फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। सेकेंड स्टेप क्या है, असाइनमेंट, विच इज y इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले आप x की वैल्यू को बढ़ाओगे, x की वैल्यू 3 हो गई, अब आप x की वैल्यू को y में डाल दोगे, तो y की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो गई, 3 हो गई। क्या ये समझ में आया अब? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब मेरे से आप पूछ सकते हो कि यार लूप में क्या यूज करें, जैसे कल हमने लूप में एक्स प्लस प्लस यूज करा था, तो कई जगहों पे आप प्लस मतलब आई प्लस प्लस यूज करा था, लूप में आई वेरिएबल यूज कर रहे थे तो हमने आई प्लस प्लस लिखा था, याद है ना, लूप में लिखा था ना, ये लिखा था या नहीं लिखा था? यस सर। हर एक आइट्रेशन बढ़ाने के लिए लिख रहे थे, तो आई प्लस प्लस लिखा था। आप कहीं पर प्लस प्लस आई लिखा हुआ देखोगे, क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, जब सिर्फ एक्स प्लस प्लस लिखा हुआ मिले या सिर्फ प्लस प्लस एक्स लिखा हुआ मिले, तब तो कोई फर्क ही नहीं है, तब तो एक ही चीज है ये कि अपनी वैल्यू 1 से बढ़ा दो। लेकिन जब इसको किसी वेरिएबल में मैं असाइन कर रहा हूं, तब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तब इनके नाम के अकॉर्डिंग ये करते हैं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट माने पहले असाइन करो बाद में इंक्रीमेंट करना, पोस्ट करना इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट माने पहले इंक्रीमेंट करो बाद में वैल्यू असाइन करना। वैसे ही बिल्कुल सेम हमारे पास में आ जाता है पहले पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट तो इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, अब आउटपुट बता दो x और y की वैल्यू क्या होगी। y तो 2 ही होगी और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, y की वैल्यू 2 रहेगी और x की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे, देख लेते हैं। तो फिर से वही दो डब्बे बना लेते हैं, एक x का एक y का, और x में इनिशियली वैल्यू दे दी मैंने 2। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस। इसका नाम पोस्ट क्यों है, पहले तो डिक्रीमेंट क्यों है। डिक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि यार अगर मैंने x माइनस माइनस कहीं पे लिखा हुआ है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यानी अपनी वैल्यू 1 से घटा दो, 1 से घटा दो अपनी वैल्यू। तो अगर ये लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट माने डिक्रीमेंट बाद में करना, पहले क्या कर लो, पहले असाइनमेंट कर लो। तो सबसे पहला काम क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा काम क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है, बाद में डिक्रीमेंट करना है। तो पहले असाइनमेंट ही बचा करने के लिए, तो पहले असाइन कर दिया, तो x की वैल्यू 2 थी उसको y में असाइन कर दिया, और फिर क्या बोला, x की वैल्यू 1 से घट जाएगी तो x की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गया? आ गया समझ? यस सर। ठीक है, तो अब प्री डिक्रीमेंट अगर आपने सही बता दिया तो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। इस टॉपिक में क्योंकि इतना ही है, आउटपुट सही बता दो अब क्या होगा। ये प्री डिक्रीमेंट है, 1 1 हो जाएंगे दोनों। बिल्कुल ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। पहले रन भी करके देख लो।
अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो फिर वही बात, एक डब्बा x का, एक डब्बा y का। यहाँ पर वैल्यू इनिशियली 2 थी, मैंने यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। तो मतलब प्री डिक्रीमेंट, यानी पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप करना है डिक्रीमेंट करना वैल्यू को, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 कर दो, यानी इसकी वैल्यू 2 से हटाकर 1 कर दो। और दूसरा स्टेप क्या करो, असाइनमेंट कर दो, यानी अब y को y में x की वैल्यू डाल दो, तो वो वैल्यू 1 बन गई, तो दोनों वैल्यू 1 1 हो गई है। तो यूनरी ऑपरेटर ये आपके खत्म हो गए। क्या यूनरी ऑपरेटर्स के टॉपिक में कोई डाउट है? कोई डाउट है यूनरी ऑपरेटर्स में, या फंक्शन स्टार्ट करें? तो स्टार्ट कर सकते हैं फंक्शन मैम। ठीक है, तो अब यार बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फंक्शंस, मतलब पूरी एनर्जी हाई कर लेना है इसको समझने के लिए, इसमें बहुत दिमाग लगने वाला है। तो फंक्शंस एक्चुअली में अभी तक आप लोगों ने फंक्शन में ही काम कर रहे हो, ये जो मेन लिखा हुआ है और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग सारा कोड लिख रहे हैं, ये मेन फंक्शन है। अभी आगे बताऊंगा कि जावा में फंक्शन नहीं बोलते, जावा में मेथड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, कल मैंने आपको एक कोड लिखवाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि एक नंबर इनपुट लो और 1 से लेकर n तक, अगर वो n इनपुट लिया है तो 1 से लेकर n तक की काउंटिंग प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो वो कैसे लिखा था, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ दोबारा आपके लिए। तो ये एक नंबर मैंने इनपुट लिया और फिर मैंने कहा था कि एक लूप चलाएंगे और i की वैल्यू को ही हम लोग प्रिंट करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने काउंटिंग प्रिंट करवाई थी। तो जैसे अगर मैं 10 इनपुट दूंगा और कोड करता हूँ रन, तो आप देख सकते हो 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई। ठीक है, वेल एंड गुड। अच्छा, मैं कहता हूँ यार इसके बाद ना मेरे को एक और नंबर इनपुट लेना है और सेम काम करना है, 1 से लेके n तक की काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो लेट्स से इस बार नंबर n2 इनपुट ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर से क्या लॉजिक रिपीट करना पड़ेगा मेरे को, क्या मेरे को यही काम करना है, काम तो मेरे को यही करना है, काउंटिंग प्रिंट करवानी है। पर क्या मेरे को इस बार सेम n की वैल्यू के लिए प्रिंट करवानी है? नहीं, जो नया इनपुट मिला है उसके लिए ये काम करवाना है। तो i इज लेस देन इक्वल टू n2 हो गया इस बारी, क्योंकि इस बारी n2 के लिए काम करवाना है। और इन दोनों के बीच में ना एक लाइन भी छोड़ देता हूँ। जिनको नहीं पता, लाइन छोड़ने का तरीका ये होता है, अगर आपको लाइन का गैप देना है, सिर्फ एक लाइन का गैप देना है, तो या तो ये लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो, या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के डबल कोट्स में \n डाल दो। \n एक तरीके से स्पेशल कैरेक्टर है, जब भी कोड में \n एनकाउंटर होता है तो इसका मतलब होता है लाइन लीव करनी है। तो अभी के लिए यूं ही छोड़ देते हैं इसको। तो अगर अब मैं यहाँ पर इनपुट दे दूं 20 भी, तो मैं कोड को रन करता हूँ, तो आप देखोगे पहले 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो रखी है, फिर 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग प्रिंट हो रखी है। अब मेरे को एक और नंबर इनपुट लेना है। तो यार आप देख रहे हो बेवकूफी क्या लग रही है आपको, यहाँ पे कुछ बेवकूफी लग रही है, कुछ लग रहा है कि फालतू काम हो रहा है? सर कोड रिपीट हो रहा है बार बार। बिल्कुल ठीक है, Same बार चीज। बार बार सेम ही चीज करे जा रहे हैं भाई। देखो दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, दिक्कत ये आ रही है कि पहले इनपुट की वैल्यू कुछ और थी, तो आपने सेम लॉजिक तो सेम ही है, पर आपने लूप n बारी चलाई, फिर इनपुट की वैल्यू n2 हो गई, आपने लूप को n2 टाइम्स चलाया। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि x की पावर n कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जैसे 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 7 हो गया, तो आपको पता है कि पावर का लॉजिक तो हमेशा सेम रहने वाला है, किसी नंबर की पावर कोई और नंबर कैलकुलेट करने का लॉजिक तो वही रहेगा ना। पर आप हर बारी काम अलग अलग कर रहे हो, हर बारी कोड बार बार लिख रहे हो, क्या ये समझदारी है या बेवकूफी है? बिल्कुल ही। बता दो, बेवकूफी है ना ये? यस सर। तो अब हम करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, मेजरली फंक्शन हमारा यही काम आसान करता है। ये जो हम बेवकूफी कर रहे हैं ना, बार बार सेम चीजें लिखे जा रहे हैं, बार बार काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं। कोड रिडंडेंसी, रिडंडेंट मतलब रिपीटिशन, तो कोड की रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है फंक्शन। जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये भी पूरा का पूरा एक फंक्शन ही लिखा हुआ है।
ठीक है। इनफैक्ट मैं क्या कर रहा हूँ अभी यार, ये सब कुछ मिटा रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा एक फंक्शन है, फंक्शन डिक्लेयर हो रखा है, फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर एक। ठीक है। अब फिर से जैसे आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अभी का एंड तक इन द सेंस अभी तक जितना भी आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आपको नहीं पता थी। पर क्या आपको क्लासेस में सब कुछ समझ में आया? अभी तक समझ में आई है क्लासेस? यस सर। आ रहा है ना अभी तक समझ? यस सर। तो अभी फिर से अब हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपसे अभी एब्स्ट्रैक्ट रखी जाएंगी, जो आपको नहीं बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो आपने ऊप्स में पढ़ना है। पर आपको चीजें सारी समझ में आ जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है। अभी आपको कोई आइडिया नहीं है फंक्शन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये जैसा लिखा हुआ है हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं एक बारी। तो यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है पब्लिक, पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ो हम भी लिख देते हैं। स्टैटिक लिखा हुआ है, हम भी लिख देते हैं। वॉइड लिखा हुआ है, हम भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेन। यहाँ पर थोड़ी समझने की बात आती है। मेन इस फंक्शन का नाम है। जैसे वेरिएबल के नाम होते हैं एक्स वाई जेड, हमने कुछ भी नाम रखा था, कल बोला था मैंने, आप एक बारी पढ़ लेना कि वेरिएबल नेमिंग की कन्वेंशंस वगैरह। आई होप पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा जो भी है पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा तो वेरिएबल के भी नाम रखने के कुछ रूल होते हैं, वैसे से ही सेम ही रूल है फंक्शन के नाम रखने के भी। तो फंक्शन का नाम मतलब इन शॉर्ट आप अपने आप से कुछ रखते हो। ठीक है। जो आप नाम रखना चाहो वो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर अभी क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर n तक काउंटिंग प्रिंट हो जाए, तो मैं फंक्शन का नाम काउंटिंग ही रख देता हूँ। काउंटिंग मैंने नाम रख दिया। इसके बाद यार ब्रैकेट्स डले हुए हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर ये कुछ लिख रखा है। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें नहीं लिखना। ठीक है। फिर ये वाले ब्रैकेट्स बने हुए हैं, और दैट्स इट। इसके अंदर हम कुछ लिख रहे थे। ठीक है। वी वर राइटिंग सम कोड। तो इसके अंदर भी मेरे को कुछ कोड लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ये सब चीजें क्या है। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, अभी फंक्शंस का एग्जैक्ट मतलब नहीं समझा है। एक पूरा कोड करूंगा जिसमें मैं आपको मेमोरी मैपिंग पूरी समझाऊंगा, तब आपको जाकर समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है। तो एकदम अभी कंक्लूजन पे जंप मत करना, और लीव मत करना अगर क्लास आज की ज्वाइन करी है तो। ढंग से समझ के जाना चीजें। तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने आपको बोला यार, ये ना आप ऊप्स में पढ़ लेना, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ये तो आप ऊप्स में पढ़ लेना। ठीक है। अगर मतलब वैसे अगर बताना हो यार, ये बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स इनको बोला जाता है। ये विजिबिलिटी बताते हैं किसी फंक्शन की, कि पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट है। जावा में 4 होते हैं। सब ऊप्स में पढ़ना, कंफ्यूज मत हो अभी। और फंक्शन स्टैटिक क्यों है वो भी आप ऊप्स में पढ़ोगे। ठीक है। वाई इज मेन मेथड स्टैटिक, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है अगर जावा में इंटरव्यू दे रहे हो तो। वाई इज द मेन मेथड स्टैटिक, ये ऊप्स में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है। अभी यहाँ पर समझते हैं कि वॉइड क्या लिखा हुआ है। जो वॉइड वॉइड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं यार रिटर्न टाइप। फंक्शन का रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। फंक्शन हमको कुछ देता है, फंक्शन हमको कुछ देता है। पहली क्लास याद है मैंने क्या बोला था, हम एक मशीन से काम कर रहे हैं। हम उसमें क्या करेंगे, कुछ इनपुट देंगे, और वो हमें क्या करेगा, कुछ आउटपुट देगा। मैथ्स में फंक्शन पढ़े हैं आप लोगों ने? मैथ्स में फंक्शन पढ़ रखे हैं? यस यस सर। यस सर। तो फंक्शन क्या होता था, याद है कुछ? क्या सर? फंक्शन क्या होता था मैथ्स में? मतलब एक बार बनाए थे इसको बार बार हम यूज करते रहते थे अलग तरीके से। ठीक है। तो Time मतलब कुछ ऐसा कहते थे हम, लेट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा ऐसा करके कुछ बोलते थे, है ना। तो कुछ ऐसा होता था कि अगर y एक फंक्शन ऑफ x है तो y x पर डिपेंड करेगा, ऐसी ऐसी चीजें होती थी। ठीक है। कुछ वैसा सही यहाँ पर भी है। देखो मेन चीज क्या है ना, फंक्शन अगर आप लोगों ने कभी R.D. शर्मा पढ़ी हो ना 10th में, फंक्शंस वगैरह 11th में जब वो फंक्शंस पढ़ाते हैं, तो जो भी 11वीं में चैप्टर होता है फंक्शन वाला, उसके फर्स्ट पेज पे R.D. शर्मा पे एक डायग्राम बना हुआ है कि फंक्शन इज अ मशीन। उसमें आप कुछ इनपुट देते हो, वो आपको कुछ आउटपुट रिटर्न करता है। मैं आपको यहाँ पर वो सेम चीज बोल रहा हूँ कि फंक्शन एक मशीन है, उसमें आप कुछ इनपुट दोगे, वो आपको कुछ आउटपुट देगा। पूरी कोडिंग ही मशीन, मतलब कोडिंग ही हम मशीन पे ही कर रहे हैं।
हमारा प्लान तो यही है कि कुछ इनपुट देना है और कुछ आउटपुट निकालना है। तो फंक्शंस जो हमको रिटर्न कर रहे हैं ना, रिटर्न कर रहे हैं, हमको वापस दे रहे हैं, उसको मैं आउटपुट कह रहा हूं। अभी के लिए ये क्या बोला मैंने, रिटर्न टाइप। टाइप वर्ड आपने पहले सुना था डेटा के साथ, भैया डेटा टाइप सुना था आपने, ठीक है। डेटा टाइप क्या कहता था कि डेटा किस तरीके का है, वो है डेटा टाइप। रिटर्न टाइप क्या कहता है, फंक्शन किस तरीके का आउटपुट रिटर्न कर रहा है, किस तरीके का आउटपुट आपको फंक्शन से मिलेगा, वो होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। क्या इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगर ये इंट होता है तो इसका मतलब फंक्शन आपको इंट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। अगर ये कैर होता है तो फंक्शन आपको कैरेक्टर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। पर यार ये तो वॉइड है, और वॉइड तो हमने कोई डेटा टाइप सुना नहीं है। तो वॉइड का मतलब होता है, इंग्लिश में वर्ड का मतलब होता है खाली। तो यार इसका मतलब ये है कि खाली, भैया फंक्शन आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अब आप कह रहे हो यार फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, फिर किस काम का फंक्शन है? भाई आउटपुट ही नहीं दे रहा फंक्शन हमें। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आउटपुट तो मिलेगा। आउटपुट दो तरीके से मिलता है, या तो फंक्शन क्या करे, वो खुद ही प्रिंट कर दे, खुद ही प्रिंट कर दे, जो भी रिजल्ट आया उसको खुद ही प्रिंट कर दे। या फिर क्या करे, या फिर क्या करे, आपका कुछ काम कर दे, मान लो वो प्रिंट करना ना भी हो, जो भी आपने काम बोला था फंक्शन यहाँ पर वो काम आपका बेसिकली परफॉर्म कर देगा। तो जरूरी नहीं है आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करी जाए, फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है, कुछ रिटर्न नहीं भी कर सकता। यहाँ पे आउटपुट का मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट ही होगा। आउटपुट का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि कुछ आप यहाँ पर कोड लिख रहे हो, कुछ काम है जो आप इस पर्टिकुलर फंक्शन से करवाना चाहते हो, और फंक्शन वो काम आपको पक्का करके देगा। वॉइड का मतलब ये है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन। फंक्शन के रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। बस इतना याद रख लो, वॉइड मीन्स फंक्शन does not return anything। फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, ठीक है जी। ये क्या है, ये तो नेम है, ये तो सिंपल है जी, इसमें कुछ नहीं समझाने वाला, ये नेम, ठीक है। अब यार यहाँ पर ना ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख रखा है, ठीक है। अब फिर वही बात है, ये स्ट्रिंग का एरे बना रखा है, ना हमने स्ट्रिंग पढ़ी ना हमने एरे पढ़ा, तो अभी हमको समझ में नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैं 1 से लेकर n तक की काउंटिंग प्रिंट करवाने का फंक्शन लिखने वाला हूँ। 1 से लेकर n तक की काउंटिंग प्रिंट करवाने का फंक्शन लिखने वाला हूँ। एक चीज बताओ, मेरे को इनपुट क्या चाहिए होगा इसमें? एक मशीन है जिसमें आप अपनी क्वेरी डाल रहे हो कि भाई 1 से n तक काउंटिंग प्रिंट कर दे, तो उसमें इनपुट क्या दोगे ये बताओ? n। तो यहाँ पे n लिख दो। तो इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो राउंड ब्रैकेट्स बने हुए हैं, इसके अंदर बेसिकली वो आता है जो आप फंक्शन में इनपुट दे रहे हो, आप अपनी मशीन में इनपुट दे रहे हो, जो चीज वो आती है यहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, एक मिनट वो, उसको हम बोलते क्या है फंक्शन की टर्म में, प्रोग्रामिंग की टर्म में, उसको हम बोलते हैं यार फंक्शन के पैरामीटर, ठीक है। और जिन लोगों को कुछ कुछ पता है चीजें, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट आर डिफरेंट थिंग्स, तो अभी बताऊंगा। ये होता है पैरामीटर, जो फंक्शन को इनपुट दिया जाता है ना, एक तरीके से समझ लो वो पैरामीटर है। अब काउंटिंग का लॉजिक क्या था भाई? लॉजिक तो सिंपल था, एक लूप चलानी थी हमको, 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू n तक की मेरे को एक लूप चलानी थी, और लूप में क्या करना था, प्रिंट करना था i को। तो जो लॉजिक जैसा मैं यहाँ लिख रहा था वैसा ही मैंने अपने फंक्शन के अंदर भी लिख दिया। अब मेरे को क्या करना था, मैंने कहा मेरे को पहले 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी थी। ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने बस ये फंक्शन का नाम लिखा और n की जगह ना मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। देखते हैं क्या 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट होती है? यहाँ देखो 1 से 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई सिर्फ ये करने से। ये जो मैंने करा है यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर, ये है फंक्शन कॉल। टर्मिनोलॉजीज हैं, ये समझनी जरूरी है, एक एक करके समझ में आएगा। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हो सकता है आज थोड़ी सी दिक्कत हो, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, पर कोई नहीं, मतलब समझ में तो आ जाएगा सब कुछ। आपको रिवीजन अच्छे से करनी पड़ेगी लेकिन एक बारी। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमने फंक्शन के अंदर हम कोड लिखते हैं ना, उसको हम कहते हैं फंक्शन की बॉडी। उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन की बॉडी। और ये है फंक्शन कॉल, जहां पर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। फंक्शन को बेसिकली आपने मशीन में इनपुट दे दिया, अब आपको बटन दबाना है
कि भाई वो आपका काम भी कर दे। ठीक है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, अब बटन दबाना है ताकि सफाई शुरू हो। तो वो यही है कि आपने यहाँ पर लॉजिक तो लिख दिया, पूरा काम अपने आप आपने अपना सारा कर दिया, पर अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली उसको इन्वोक भी तो करना है, मशीन को स्टार्ट भी तो करना है ताकि आपका काम कर दे वो। तो ये होता है फंक्शन कॉल, मशीन को कॉल करना, इन्वोक करना। ठीक है, तो अभी मैंने यार यहाँ पे काउंटिंग 10 लिखा, तो 10 की प्रिंट हो गई। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि 20 तक की काउंटिंग प्रिंट हो जाए। और यार ये इनपुट लेके भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे मत सोचना यहाँ पे इनपुट नहीं दिया आपने, इनपुट हटा दिया, इनपुट लेके भी कर सकते हो, 10 और 20 इनपुट लेके। तो फिलहाल देखो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई, और फिर 1 से लेके 20 तक काउंटिंग हो गई। तो अब क्या हुआ, कुछ चेंज दिख रहा है आपको? अगर कोड में कुछ चेंज दिखा है तो बताओ, पहले से अब वाले कोड में क्या चेंज हुआ है? सर रिपीटिशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो देखो, अगर आप देखोगे यार ये वाली लाइन तो रिपीट लग रही है मेरे को, बट ये पूरी लूप थोड़ा ना बार बार लिख रहा हूं मैं। पहले मैं ये पूरी लूप ही बार बार लिख रहा था। अगर पहले इनपुट 10 आया तो 10 टाइम लूप चला रहा था, फिर 20 आया तो ये वाली पूरी लूप दोबारा लिखूंगा, बस यहाँ पर वैल्यू 20 कर दूंगा। तो वो बेवकूफी करने से तो हम बच गए। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने इतना कर लिया है, मैं एक काम करता हूँ, अब इसका मैं आपको मेमोरी में आप समझाता हूँ तो आपको ढंग से समझ में आएगा कि यहाँ पर चीजें काम कैसे कर रही हैं। काउंटिंग 20 हटा रहा हूँ, एक ही का करवाऊंगा क्योंकि काउंटिंग 20 हटा रहा हूँ। ये हमारा कोड है। ओके, हमारी मेन मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया था कोड में जो भी आप डेटा वगैरह बनाते हो वो सारा मेन मेमोरी ही यूज कर रही होती है। ठीक है, रैम बेसिकली क्या होता है कि जितना भी डेटा जो भी चाहिए होता है हमको एग्जीक्यूशन के टाइम पे, क्योंकि कोड क्या है, कोड तो चल रहा है। तो जब कोड चल रहा है, आपको पता ही होगा कंप्यूटर में कुछ भी जो चल रहा है उसका डेटा रैम में मौजूद होता है। जो भी सॉफ्टवेयर आपका इस टाइम कंप्यूटर में ऑन है, आप लोगों का जूम ऑन होगा, तो वो जूम भी आप लाइक टास्क मैनेजर वगैरह में जाके देखोगे, आपको दिख रहा होगा कि वो कितनी रैम ले रहा है। ठीक है, एक तो स्पेस है वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है जो उसकी स्टोरेज है, पर एक है रैम कि अभी वो कितना स्पेस ले रहा है चलने के लिए। तो हमारी रैम जो होती है वो होती है मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी में प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं, जावा की, C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो एक्चुअली में ना मेन मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है स्टैक मेमोरी और एक होती है यार हीप मेमोरी। किसी को पता है, सुना हुआ है ये सब? सुना ही होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो बता दो, एक बार हैंड रेस कर लो जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं अभी। कोई है जो यहाँ पर ये वाली चीजें पहली बार पढ़ रहा है? ओके, हैं, लोग हैं, बहुत बढ़िया। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। ठीक है जी, हीप मेमोरी को अभी के लिए हटाएंगे, हीप मेमोरी हमारे यूज अभी नहीं आएगी, पर मैं फिर भी एक आइडिया जरूर दे दूंगा आपको कि ये चीज क्या होती है। तो स्टैक मेमोरी, स्टैक ना एक्चुअली में कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है स्टैक, आप बाद में चल के स्टैक डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हो, तो वो भी ऐसा ही होता है, पर ये डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्टैक मेमोरी है। मेमोरी दो तरीके की होती है, रैम में मेन मेमोरी में हमारी मेमोरी दो तरीके की है, जिसके अंदर बेसिक जो कोड से काम करने वाली मेमोरी है, जो कोड के साथ यूज होने वाली मेमोरी है, वो दो तरीके की है। एक है स्टैक मेमोरी, दूसरी है हीप मेमोरी। तो अब हम पढ़ रहे हैं, पहले ये है स्टैक मेमोरी। ठीक है, ये होती है लिमिटेड, इसका साइज होता है कम, एग्जैक्ट साइज नहीं पता हमें, पर इसका साइज होता है कम। इसको स्टैक बोलो शॉर्ट में, फुल अगर मैं इसका नेम बोलूं ना तो ये होता है यार फंक्शन कॉल स्टैक। पूरा नाम इसका है फंक्शन कॉल स्टैक। ठीक है जी, ये मेमोरी लिमिटेड होती है, कम होती है, बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं होती। दूसरी जो मेमोरी होती है, वो होती है हीप। उसको हम कहते हैं फ्री पूल ऑफ मेमोरी। ठीक है, फ्री पूल ऑफ मेमोरी से आप समझ ही सकते हो कि ये मेमोरी ज्यादा होती है, फ्री पूल ऑफ मेमोरी। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, ये मैं रैम की ही बात कर रहा हूँ, ये रैम के ही पार्ट है,
तो जो फ्री पूल ऑफ मेमोरी भी आपको दिख रहा है, फ्री पूल तो मतलब ऐसा होगा ना बहुत अंधा, अंधा भैया पैसा, वैसे अंधा स्पेस, बहुत ज्यादा बेसिकली मेमोरी है, ऐसा नहीं है। रैम का तो आपको पता ही है ना, 4 GB 6 GB 8 GB लिमिटेड ही होती है रैम भी, तो ये उतना ही है। बट फ्री पूल ऑफ मेमोरी का कंसेप्ट ये है कि ये स्टैक के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा इसका साइज होता है। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर दो तरीके की मेमोरी होती है, एक होती है स्टैक मेमोरी, एक होती है हीप मेमोरी। जो स्टैक मेमोरी है वो मैं कह रहा हूं ये है फंक्शन कॉल स्टैक, ठीक है, इसका पूरा नाम है फंक्शन कॉल स्टैक। क्या होता है, मेन इज द प्रोग्राम फॉर फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड स्टार्ट्स इन जावा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको मैं पिछले पेज पे लिख देता हूं, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम starts from the main method, मेन मेथड या फंक्शन वॉट एवर इट इज, जो भी आप बोलना चाहो, वैसे मेथड ही बोलते हैं, अभी बता दूंगा क्यों। बहुत बड़ा कुछ रीजन नहीं है, ऐसे ही मतलब समझ में भी नहीं आएगा आपको, बट ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, कोड की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से, मेन मेथड से स्टार्ट होती है। मतलब अभी तक ना मैं आपको फर्स्ट क्लास से अभी तक ये कह रहा था यार, कोड चलता है लाइन बाय लाइन, ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, यूं चलता है कोड, ये पहली लाइन चल गई, दूसरी लाइन चल गई, फिर यहाँ से आप चलना शुरू करोगे, यूं कह रहा था। अब मैं कह रहा हूँ ये वो सब झूठ था, कोड तो ऐसे ही चलता है ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट, लेकिन कोड चलना मेन फंक्शन से शुरू होता है। मतलब ये कुछ पैकेज वगैरह इंपोर्ट होना ये सब हो गया, आप देख रहे हो सारा का सारा लॉजिक हम किसी ना किसी फंक्शन के अंदर ही लिख रहे हैं। वो फंक्शन पहले हम सब कुछ मेन फंक्शन में लिख रहे थे, अब हम कुछ अपने फंक्शन बनाने लग गए हैं, जो हम बनाएंगे आगे भी। पर जो कोड है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, मतलब इसके पहले अगर कुछ और फंक्शंस भी लिख रखे होंगे तो क्या उससे कोड पे कोई फर्क पड़ेगा, ये बताओ। अगर मैं इसके पीछे 10 और फंक्शन लिख दूं मेन से ऊपर, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, बताओ। नहीं। बस मेरे को यही कन्वे सर। करना है कि कितने भी फंक्शन इससे ऊपर लिखे हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जीक्यूशन तो मेन से ही स्टार्ट होता है। मेन की फर्स्ट लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, इस तरीके से कोड चलता है, ठीक है जी। अब हम समझते हैं क्या है, क्योंकि मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है ना, तो स्टैक पर सबसे पहले मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो ये आया मेन फंक्शन, यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी। अब मेन फंक्शन के अंदर है क्या क्या, अच्छा यहाँ पर ना मान लो मैंने डायरेक्टली 10 नहीं दे रखा, या चलो इसको चेंज ही कर देता हूँ हल्का सा, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए, ये int x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर x लिख देता हूँ। अगर डायरेक्टली 10 भी लिख लेते कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये हो गई मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट। फर्स्ट लाइन चलेगी मेन की, क्यों, क्योंकि सबसे पहले मेन फंक्शन चलता है। फर्स्ट लाइन देखो क्या है, int x इज इक्वल टू 10। अब ये मैंने आपको बताया था क्या होता है, मेन मेमोरी के अंदर 4 बाइट एलोकेट हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट है। क्या ये वाली चीज याद है, क्या ये वाली चीज याद है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब मेन मेमोरी में भी वो कहाँ एलोकेट होगा, स्टैक में होगा या हीप में होगा? अब से ये क्वेश्चन पूछने शुरू करने पड़ेंगे आपको। तो जितने भी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं ना, इंट एक्स, कैर बना लो, बूलियन बना लो, कुछ भी बना लो, जितने भी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव माने वो मतलब वो सबसे छोटा हिस्सा है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उससे चीजें बनेंगी। आगे आप देखोगे एरे ऑफ इंटीजर्स बना रहे होंगे, स्ट्रिंग बना रहे होंगे, वो ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, वो इन्हीं से मतलब वो इन्हीं से मिलकर बनता है। जो हमने 8 डेटा टाइप पढ़े थे उनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं, वो सबसे छोटा यूनिट है, उनको आप तोड़ नहीं सकते। तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन सबको स्टैक में मेमोरी एलोकेट होती है। यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स बना के मैं चीजें लिखता रहता हूं। ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि 8 हैं, आर एलोकेटेड मेमोरी इनसाइड द स्टैक। जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है सभी को स्टैक के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है।
ओके, तो मेन फंक्शन की मेमोरी आई x इज इक्वल टू 10, यहां पर वही 4 बाइट किसी तरीके से एलोकेट हो गई। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर आई दूसरी लाइन। दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन फंक्शन कॉल है, इस वाले फंक्शन को कॉल लगी। तो क्या होगा? देखो, स्टैक का मतलब ना इंग्लिश में क्या होता है, आप कहते हो ना स्टैक ऑफ बुक्स। तो स्टैक ऑफ बुक्स का मतलब क्या होता है? बुक एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। ये क्या है? फंक्शन कॉल स्टैक। इसका मतलब क्या है? जैसे ही यहाँ पर इस वाले फंक्शन को कॉल लगी, यहाँ पर ना मेन, यहाँ पर पॉज लग गया, एक मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पर पॉज लग गया। और क्योंकि स्टैक में एक के ऊपर एक चीज आती है, तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉल स्टैक है। तो ये मेन मेथड के ऊपर अब एक और मेथड चढ़ गया है, जो है काउंटिंग। और अब इसको बेसिकली मेमोरी एलोकेट होनी शुरू हो गई है। ठीक है जी, अब इसको मेमोरी एलोकेट होनी शुरू होगी। तो इसका एक यार जो पैरामीटर होता है वो है इंट n, इसका पैरामीटर है इंट n। तो इसके पैरामीटर को अब मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बेसिकली फिर से डब्बा बनेगा 4 बाइट का, जिसका नाम n है हाल फिलहाल। और उसमें क्या वैल्यू जाएगी? क्वेश्चन ये है, अब उसमें वैल्यू क्या जाएगी? जो वैल्यू आपने यहाँ एज एन आर्ग्यूमेंट पास करी होगी। तो जब देखो, जब वैल्यू, जब हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, ये होती है फंक्शन डेफिनेशन, ये होती है फंक्शन डेफिनेशन। यार नोट्स ना ध्यान से देख लेना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, मतलब मैं लिखता जा रहा हूं हर चीज, पर थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। जब फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और ब्रैकेट्स में जो लिखा जाता है उसको मैं कहता हूं यार पैरामीटर। लेकिन जब फंक्शन को कॉल लगती है तब जो ब्रैकेट में वैल्यू डाली जाती है उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, या आर्ग्यूमेंट्स प्लूरल में, अभी आर्ग्यूमेंट। तो जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो यहाँ पर कॉपी हो जाती है। तो अभी वैल्यू है x, x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी विच इज 10। तो यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर भी वैल्यू क्या आ गई? इसके अंदर वैल्यू आ गई 10। यहां तक समझ में आया? यस सर। कुछ पूछना है अभी तक? ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ? एक लाइन ये चली, दूसरी लाइन जैसे ही यहाँ पर कॉल लगा, यहाँ पर मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन पॉज हो गई, उसके ऊपर दूसरा फंक्शन चढ़ गया जिसकी अपनी मेमोरी यहाँ पर एलोकेट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ लॉजिक, ये वाला लॉजिक तो मैंने कल समझाया था, या ये लॉजिक दोबारा समझाने की जरूरत है? ये बताओ, क्या ये वाला लॉजिक समझाने की जरूरत है दोबारा? लूप, नो सर। ठीक नो है। सर। तो ये आपको पता है 1 से लेके n तक क्या करता है? काउंटिंग प्रिंट कर देता है। और n कौन है? n ये है। तो यार ये यहाँ पर अपना काम करेगा और प्रिंट कर देगा क्या? 1 से लेकर n तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट्स से n की वैल्यू 10 थी, तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे प्रिंटिंग हो गई। जैसे ही इसकी सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो गई, यानी लूप ही थी, लूप पूरी एग्जीक्यूट हो गई, तो अब यहाँ देखो कोई लाइन नहीं बची। जब कोई लाइन नहीं बची, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक फंक्शन था जिसकी सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी है, जिसका सारा काम खत्म हो चुका है, तो क्या मैं उसको मेमोरी में पड़े रहने दूं या उसको मेमोरी से उड़ा दूं? उड़ा दो। उड़ा देते हैं ना। पड़े रहने का तो यार वेस्टेज है, फिर मेमोरी का वेस्टेज है। क्योंकि क्या बोला मैंने? रैम लिमिटेड है। रैम छोड़ो, रैम तो फिर भी बहुत बड़ी है। आपका स्टैक तो बहुत ही लिमिटेड है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि स्टैक बहुत छोटा, बहुत छोटी मेमोरी होती है, बहुत स्मॉल साइज होती है। मेरे को लाइक एग्जैक्ट साइज नहीं पता, पर हाँ काफी स्मॉल साइज मेमोरी होती है, काफी लिमिटेड मेमोरी होती है। तो जब मेमोरी लिमिटेड है तो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा? ऐसे ही होगा कि जो फंक्शन जिसका काम खत्म हो चुका है उसकी मेमोरी उड़ा दो। तो यार ये क्या होगा? ये स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा, ये पूरी चीज, इसको कहते हैं वाइप आउट। तो ये पूरी चीज अब स्टैक से डिलीट हो जाएगी जब इसका काम हो जाए। और यहाँ पर लगा हुआ था पॉज, वो पॉज अब हट गया, वो पॉज अब हट गया क्योंकि यहाँ पर काम हो चुका है। और तीसरी लाइन क्या थी? तीसरी लाइन यहाँ पर मैंने चलो ऐसे लिख दी, यूजफुल नहीं थी, कि एक लाइन छोड़नी है तो यहाँ पे 10 के बाद एक लाइन छूट जाएगी, दैट्स इट। तो ये पूरा कोड इस तरीके से चल रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? पहले ये बता दो। यस सर, आ गया। एक दो लोग और बता दो यार। सर जैसे डायरेक्ट काउंट जब
फंक्शन को कॉल करें, डायरेक्ट काउंटिंग 10 लिख दिया और int x इक्वल्स टू 10 लिख दिया, तो इसमें अंतर क्या हुआ? हाँ जी, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं है। देखो, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया ना काउंटिंग 10, तो अभी क्या हो रहा है, पहले x लिखा है, x में 10 की वैल्यू है, वो वैल्यू मतलब मैंने बताया था वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और फिर वो 10 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 10 लिखा है तो डायरेक्टली 10 कॉपी हो जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है। बस बात यह है, अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख दिया ना, अगर आपने यहाँ पे यू लिख दिया, कॉल ऐसे कर दी, तो इसका मैंने कुछ नाम नहीं दे रखा वेरिएबल का, तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा नहीं पाता कि इस फंक्शन की स्पेस एलोकेट हो रही है, मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर एक्स लिया है। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो बस यूं चलता है फंक्शन। अब हमको समझनी है बस एक और छोटी सी चीज, कि यहाँ पर जो रिटर्न टाइप था वो था वर्ड, मतलब हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे, तो अब हम एक और फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम कुछ रिटर्न टाइप डालेंगे। ठीक है, एक और यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूं कि as soon as all the lines of code of a function are executed, it gets wiped out of the stack। तीसरी चीज, एक जो छोटी सी चीज मैंने बतानी है, फंक्शंस, हम लोग वर्ड जो होता है ना फंक्शंस, वो जावा में नहीं बोलते, जावा में बोलते हैं मेथड। क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में ना, ये ऊप्स का एक बेसिकली नोमेनक्लेचर कह लो, नाम करने का तरीका है। ऊप्स में ये कहा जाता है कि क्लासेस के अंदर जो फंक्शन है उनको मेथड बोलते हैं। और आप देखो, अभी आपको नहीं पता क्लास क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप वैसे देखो कि ये हम स्टार्टिंग से क्लास लेकर चल रहे हैं मेन, तो इस क्लास के अंदर ही है ये दोनों फंक्शन, ये दोनों फंक्शन जो है ये इस क्लास के अंदर ही है। इनफैक्ट जावा में, जावा के अंदर सब कुछ ही क्लास के अंदर ही होता है, क्लास के बाहर कुछ भी नहीं होता। मतलब ये छोड़ के, ये तो पैकेजेस वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे जो भी आप कोड लिखोगे वो सारा का सारा क्लास के अंदर ही लिखा जाता है। और क्योंकि क्लास के अंदर होने वाले फंक्शन को मेथड कहते हैं, इसलिए जावा में फंक्शन नहीं बोलते, जावा में सब कुछ ही मेथड होता है। ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बारी, इन जावा फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड्स बिकॉज इन oops any function inside a class is called a method, and in Java everything is inside a class, is inside a class। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स बहुत हैं। अब मेरे को आपको बस एक रिटर्न टाइप के बारे में बताना है। तो एक काम करते हैं, कल एक और हमने कोड करा था जहां पर हमने करा था 1 से लेकर n तक का सम निकालने वाला। ठीक है, तो वो याद है? तो एक काम करो, कोशिश करो फंक्शन लिखने की। आप वर्ड टाइप का लिखो अभी, बस फंक्शन लिखो 1 से लेकर n, एक n कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 1 से लेकर n तक का सम चाहिए मेरे को। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते करते 10 का सम 55 होता है, तो वैसा एक फंक्शन लिखो। मैं अभी टाइम क्या हो रहा है यार, टाइम भी नहीं दिख रहा। बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, तो मैं दे रहा हूँ यार आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट दे रहा हूँ, 32 पे करते हैं हम डिस्कस। ठीक है, 10:32 पे डिस्कस करेंगे। भैया हाँ जी, ये प्रीवियस व्हाइट बोर्ड की प्रीवियस वाली स्लाइड निकाल देना, तो लिखना था जरा लास्ट ये, पॉइंट। हाँ ये बस थोड़ी देर बस। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 सेकंड पानी पी के आ रहा हूँ, आप तब तक ट्राई कर लो।
ठीक है, हो गया, लिख लिया। यस सर। अच्छा, कोड करा, क्या टाइम हुआ अभी, हो गए 32। स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर n तक का सम प्रिंट करना है हमें डायरेक्टली। ठीक है, हमको काउंटिंग प्रिंट नहीं करनी। तो मैं फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, इस बार नाम सम रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होती है, फंक्शन बॉडी। यहाँ पर हम करेंगे फंक्शन कॉल, लेट्स से सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो फिर से मैं एक बारी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 10। पर इस बार मैं रिटर्न टाइप के साथ करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर इंट ले लेते हैं और यहाँ पर लूंगा इंट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिजल्ट। ठीक है, और सम प्लस इक्वल टू आई रिटर्न सम। ठीक है, तो एक बार करके देख लेता हूँ मैं, किसी ने कोड भी भेजा हुआ है। हाँ, ठीक लग रहा है कोड। ठीक है, किसने भेजा है, अनिकेत, ठीक भेजा है, 51। ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है ना? यस। ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं करते, चलो। ठीक है, तो हमको फिर से चाहिए स्टैक, नया ही बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी आप लोग सोच रहे होगे कि यार हीप का क्या काम, हीप में तो हमने कुछ करा ही नहीं। तो एक्चुअली में हीप के अंदर ना ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जो फिर से ऊप्स का पार्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। हालांकि हालांकि आप उतना लेट नहीं पढ़ोगे ये वाली चीज। अभी जब हम लोग एरेज पर आएंगे ना, तो हीप का रोल आ जाएगा, तो हम तब पढ़ेंगे कि हीप में क्या बनता है। ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा आइडिया है उनके लिए एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि इंस्टेंस इज क्रिएटेड इन हीप, रेफरेंसेस आर क्रिएटेड इन स्टैक। ठीक है, तो बस बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, इतना अभी बस मैंने ऐसे ही बोल दिया, मन कर रहा था कुछ ऐसे ही बोलने का। तो बाकी हम पढ़ेंगे इसको एरेज में, एरेज एंड स्ट्रिंग्स में आपका हीप का रोल भी आ जाएगा। अभी के लिए हीप का कुछ रोल नहीं है एक तरीके से। हीप का रोल है, जो हम लोग इनपुट लेते हैं, स्कैनर बनाते हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, तो वो भी हीप में बन रहा है। बट अभी उसको इग्नोर करते हैं, अभी के लिए आप समझ लो कि कुछ रोल नहीं है, अभी सब कुछ स्टैक में हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिल्कुल मेन फंक्शन से ही हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है। इसके ऊपर आप 1000 फंक्शन लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमें पता है। तो सबसे पहली लाइन चलनी है मेन की, तो पहले उससे पहले तो क्या होना है, मेन को मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ये फंक्शन कॉल स्टैक है, मेन को मेमोरी एलोकेट होगी। मेन में एक वेरिएबल है एक्स, तो मेन में एक वेरिएबल बन रखा है एक्स, उसके अंदर वैल्यू है 10, तो वो मैंने डाल दी। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इस बारी कुछ अलग हो रहा है। इस बारी ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो ऐसा लग रहा है जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसा सा कुछ हो रखा है, और सामने फंक्शन को कॉल लगा रखी है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आरएचएस की वैल्यू को एलएचएस में डालता है ना? तो इसका मतलब वो पहले किस वैल्यू को देख रहा होगा, पहले तो वो आरएचएस को देखेगा। क्या ये चीज समझ में आई? बताओ, मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा असाइनमेंट ऑपरेटर आरएचएस की वैल्यू को एलएचएस में असाइन करता है। क्योंकि वो आरएचएस को एलएचएस में असाइन कर रहा है, तो पहले वो क्या देख रहा होगा, पहले वो क्या पार्ट पढ़ रहा होगा कोड, पहले तो आरएचएस ही पढ़ेगा ना। पहले तो उसको आरएचएस सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो वो एलएचएस में उसको असाइन कर पाएगा। तो पहले वो आरएचएस देखेगा। क्या ये चीज समझ में आई? बता दो। ठीक है, हाँ अनुराग बता रहा हूँ, एक ऐसे ही जैसे यार इंट एक्स बना रखा है, जैसे हमने एक्स बना रखा है, वैसे ही हमने एक वेरिएबल बना रखा है रिजल्टेंट।
अभी बताऊंगा अनुराग, 2 मिनट रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बोला असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू असाइन करता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले वो राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के लिए जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल होते ही क्या होता है, यहाँ पर पॉज लग जाता है। तो अभी के लिए यहाँ पर पॉज लग गया है, अभी के लिए यहाँ पर लगा पॉज, और इसके ऊपर जो ये वाला फंक्शन है इसकी अब मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखो तो कोड में ना ये आधी स्टेटमेंट चली है, ये भी अभी पूरी चली नहीं है, ये बस इसका फंक्शन कॉल एक तरीके से ट्रिगर हो गया और ये वाला फंक्शन अब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो इसकी मेमोरी एलोकेट होगी। इसमें वेरिएबल एक n है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया n, और जब कॉल लगा था तो यहाँ पर वैल्यू 10 दी थी, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 10। मतलब बेसिकली यहाँ पर x लिखना था, मैंने 10 डायरेक्टली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यार ये तो आपको पता है, ये वाला लॉजिक पता है, ये वाला लॉजिक तो नहीं बताना ना। ये वाला लॉजिक तो नहीं Yes. बताना, ठीक है। तो सम कैसे हो रहा है लूप में, ये कल पढ़ा दिया था, ये मैं दोबारा नहीं बता रहा। तो सम कैलकुलेट हो जाएगा सम वेरिएबल के अंदर। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ रिटर्न सम, ये क्या है, मैंने आपको बोला था ये जो यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ एंड, यहाँ लिखा हुआ वॉइड, इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। इसका रिटर्न टाइप इंट है, यानी कि ये इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ करेगा, ये बात आती है। तो रिटर्न ये कहाँ कर रहा है, हाल फिलहाल अगर आप देखो तो ये वाली स्टेटमेंट में हम थे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ था। असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड का सारा काम कैलकुलेट हो चुका है अभी, बस ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। तो ये क्या करता है, एक तरीके से समझो यहाँ पर सम कैलकुलेट हुआ था, तो यहाँ पर ये वेरिएबल पूरा सम था और ये कैलकुलेट हो गया, जिसका आंसर आया था 55। ये क्या करेगा, रिटर्न सम का मतलब ये है कि जो सम के अंदर वैल्यू पड़ी है उसको फेंको, उसको थ्रो करो, उसको रिटर्न करो। कहां पर करो, कहां पर करो, तो जैसे ही ये वैल्यू थ्रो हुई, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, और इस फंक्शन के सारी की सारी स्टेटमेंट्स अब एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो ये वाला फंक्शन हो गया स्टैक से वाइप आउट, और जो वैल्यू यहां से फेंकी गई थी 55, वो कहां जाएगी, बाकी की आधी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अब, यानी एक रिजल्ट टाइप का वेरिएबल बनेगा जिसको मेमोरी एलोकेट होगी। तो यहाँ पर एक रिजल्ट टाइप का वेरिएबल बना जिसको मेमोरी के एलोकेट हुई, और उसमें वैल्यू क्या आई, जो यहाँ से वैल्यू फेंकी गई थी, यहाँ से 55 फेंका गया था, तो यहाँ पर 55 आ गया इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई विच वॉज प्रिंट रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या आ गया, 55 आ गया था। तो 55 आंसर आपका प्रिंट हो जाएगा। ये कितनों को समझ में नहीं आया वो बता दो पहले, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया। समझ में आ गया तो भी बता दो। आ गया समझ, यार मेरे को आवाज नहीं आ रही। आ गया सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से यार हमारे फंक्शन काम करते हैं। तो एक बार शॉर्ट में दोबारा बताते हैं। पहली स्टेटमेंट चली x इज इक्वल टू 10, यहाँ पर वैल्यू बन गई। फिर यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर आया। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आरएचएस की वैल्यू को एलएचएस में असाइन करता है। तो पहले आरएचएस उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो एलएचएस में असाइन करेगा। तो आरएचएस को कैलकुलेट करने के लिए वो जैसे ही क्या, ये तो एक फंक्शन कॉल थी, तो यहाँ पर पॉज हो गया, मेन का काम यहीं पे पॉज हुआ, और ऊपर एक फंक्शन बन गया सम, उसके कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई, उसकी पूरी कैलकुलेशन हुई। रिटर्न कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रिटर्न कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जो आपका आंसर है उसको एक तरीके से उठा के समझ लो रिटर्न कर देता है, फेंक देता है, थ्रो कर देता है उसको। और वो कौन पकड़ेगा, एक थ्रो हो गई तो किसी को तो वो कैच भी करना पड़ेगा, तो वो कौन कैच कर रहा है, यहाँ पर एलएचएस में जो वेरिएबल आपने बनाया था यहाँ पर वो कैच कर रहा है। अब मान लो मैं ये वेरिएबल ना बनाता, मैं ये वेरिएबल ना भी बनाऊं, इस वेरिएबल को बनाए बिना भी काम हो जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मैं यहाँ पे रिजल्ट बनाए बिना डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ सम ऑफ 10,
ठीक है, और अगर मैं प्रिंट करूं तो अभी भी 55 आ रहा है। क्या आ रहा है, तो अभी भी 55 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो थ्रो हुआ है, जो वहां से वैल्यू को रिटर्न किया गया है, वो कहां पर आकर रिटर्न हो गई। बेसिकली आपको सिर्फ इतना समझना है, किसी वेरिएबल में रिटर्न होना, उससे कंफ्यूज मत हो। जब रिटर्न को बोला गया, रिटर्न बेसिकली जब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो वैल्यू उठकर वहां चली जाती है जहां पर फंक्शन कॉल लगी हुई थी। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल लग रखी थी, सम ऑफ 10 लिख रखा था, तो उसकी जगह क्या यहाँ पर आंसर 55 कैलकुलेट हुआ था, 55 यहाँ पर आ गया। क्या फंक्शंस समझ में आ गया है? यस और नो? यस सर। सर ओके, तो मेरे को फंक्शंस में अभी तो इतना ही बताना था। तो अब यार आपके ना काफी सारे बेसिक टॉपिक्स हो चुके हैं कवर, ऑपरेटर्स, लूप्स, डेटा टाइप्स और फंक्शंस वगैरह भी। मतलब फंक्शंस तो हमने अभी कवर अप करा है, तो काफी कुछ अब कवर अप हो चुका है। तो अब हम बेसिकली शीट के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं करने। शीट का लिंक आपको दे रहा हूँ मैं चैट में। देखो एक्चुअली में ये अभी कंफर्म्ड शीट नहीं है, ये कंफर्म्ड इन द सेंस जो गेटिंग स्टार्टेड वाले क्वेश्चन में आप करोगे वो तो है ही है पूरा, बट यहाँ पर आपको सिर्फ 2 टॉपिक दिखेंगे, गेटिंग स्टार्टेड एंड एरे एंड स्ट्रिंग्स। वो इसलिए क्योंकि जो एक्चुअल शीट है उस पर भी काम चल रहा है, तो वो अभी मतलब बेसिकली हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जब पूरी बन जाएगी शीट वो तभी होगी। अभी के लिए आप इस वाली शीट से कर लेना एडजस्ट, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन है गेटिंग स्टार्टेड के, एंड एरे एंड स्ट्रिंग में भी कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, वो हम कर लेंगे। गेटिंग स्टार्टेड में भी मैं साथ साथ अगर मेरे को लगेगा कि कुछ और क्वेश्चंस ऐड करने की जरूरत है तो वो मैं करता रहूंगा। जैसे अभी मेरे को एक आध क्वेश्चन याद आ रहा है ऐड करना, तो वो मैं करता रहूंगा, ठीक है। तो अभी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो ऑर्डर है इस शीट का, कि जिस ऑर्डर में दी हुई है क्या उसी ऑर्डर में करना है? नहीं, जिस ऑर्डर में मैं क्लास में करा रहा हूँ उस ऑर्डर में शीट को सॉल्व करना है। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ कैटेगरी वाइज बेसिकली कर रखा है कि कैटेगरीज में बांट रखी है चीजें। जिस ऑर्डर में मैं कराऊंगा उस ऑर्डर में करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ जी सूरज बोलो। इस शीट में जो भी क्वेश्चंस है मतलब वो कहाँ से दिए गए हैं, मतलब इसका मतलब कंपनी वाइज कितने इंपॉर्टेंट है? यार देखो गेटिंग स्टार्टेड में तो कंपनी वाइज का बहुत कम ही रहेगा ना, ये तो बेसिक्स हैं, फॉर लूप पैटर्न वगैरह, ठीक है। बट अगर आपको कंपनी का देखना है तो जो लीड कोड वाले क्वेश्चन है उनमें यार लीड कोड प्रीमियम में दिख जाता है कि कौन सी कंपनी के हैं। बाकी जो हमने यहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन उठा रखे हैं वो मैक्सिमम कोडिंग निंजास के हैं, तो कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पे जाकर आप देख सकते हो कौन सी कंपनी में पूछा हुआ है, वहां पर लिखा होता है। ये जो क्वेश्चन, ये जो शीट बनाई गई है, ये हमने एक तो देखकर क्या क्या मतलब कैटेगरीज हमने सोचकर बनाया है इसको। इसको हम लोगों ने पहले तो यही सोच के बनाया कि आपके सारे बेसिक सिंटैक्स, गेटिंग स्टार्टेड की सिर्फ बात कर रहे हैं कि पहले तो बेसिक सिंटैक्स सारे कवर अप हो जाए, जितने भी बेसिक कंसेप्ट है फंडे है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने रेफरेंस लिया है स्ट्राइवर की नई शीट आई है A to Z, उससे थोड़ा सा रेफरेंस लिया है। पेप कोडिंग के प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा रेफरेंस लिया है, कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म से रेफरेंस लिया है, प्लस कुछ हमारे पर्सनल अपने जो हमको लगता था एक्सपीरियंस के उससे कि यार ये वाले क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपको इस लेवल पे आना ही चाहिए, वो सब हम लोगों ने ऐड किए, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी है, पहले ही कह रहा हूँ, मतलब ये है गेटिंग स्टार्टेड में जिनको चीजें आती हैं उनको थोड़ा सा लग सकता है बोरिंग, बट कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बाद में चीजें इंटरेस्टिंग हो ही जाएंगी। एरे एंड स्ट्रिंग में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी यार। आप लोगों ने लाइक वेव सॉर्ट का शायद एक चीज सुनी हो, 3 क्वेश्चन आपको वेव सॉर्ट के दिख रहे हैं, बहुत बहुत क्वेश्चन है। कोशिश करी गई है पेप कोडिंग को अवॉइड करने की, पेप कोडिंग के लिंक्स को अवॉइड करने की, क्योंकि उनका जो प्लेटफॉर्म है यार वो बंद होने वाला है। पर क्वेश्चंस हैं गेटिंग स्टार्टेड में तो पेप कोडिंग के मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चंस आपको पेप कोडिंग के मिलेंगे, क्योंकि यार हमको कहीं और मिल ही नहीं रहे वो वाले कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाए ना, मतलब जब मैं कराऊंगा, अगर आपको लगता है कि यार ये वाला क्वेश्चन तो हमने किसी और प्लेटफॉर्म पे देखा हुआ है या ढूंढने पे मिल जाए तो मेरे को बता देना, मैं वो पेप कोडिंग का लिंक हटा के वो वाला लिंक डाल दूंगा, ठीक है जी। तो अभी यार सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करना है, इवन ऑड, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ आपको चैट में। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालनी है। फंक्शंस आपको क्यों कराए गए हैं? फंक्शंस वैसे तो बहुत बाद में कराया जाता है, फंक्शन अभी से क्यों करा दिए? इसीलिए कराए हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डायरेक्टली GFG पे कर रहे हैं, लीड कोड पे कर रहे हैं, कोडिंग निंजास पे कर रहे हैं, इंटरव्यू बिट पे कर रहे हैं,
यहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट खुद से नहीं लेना होता, एक फंक्शन बना होता है, सिर्फ उसकी बॉडी को कंप्लीट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक फंक्शन बना है, सिर्फ इसको आपने कंप्लीट करना है, आपने सिर्फ लॉजिक लिखना है। बाकी अगर आपको देखना है इनपुट आउटपुट, यहाँ पे एरो करके देख सकते हो, ये पूरा का पूरा इन्होंने इनपुट आउटपुट कैसे ले रखा है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बफर्ड रीडर से ले रखा है, जो हमने नहीं सीखा है, जो हम शायद मोस्ट प्रोबेबली सीखेंगे भी नहीं, स्कैनर से ही काम हो जाता है। तो अब मेरे को बता दो, क्या शीट आपसे आराम से खुल रही है? ये क्वेश्चन खोल लिया आपने, इवन और ऑड, इवन ऑड खुल गया क्वेश्चन? बता दो क्वेश्चन खुल गया? लॉग इन करना पड़ेगा पहले जीएफजी पे। खुल गया यार तो बताओ, डिस्कस करूं मैं? ठीक है, जी भाई खुल गया। ठीक है जी। तो एक बारी क्वेश्चन पढ़ लो। अभी हुए हैं 10:48, 10:49 पे ही स्टार्ट कर दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। यार जीएफजी में ना एक बारी चलो ये भी चीज सुन लो, प्लेटफॉर्म आपको थोड़ा सा ना पहले से प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चीजें वेरी करती हैं। जीएफजी में ये चीज है, यहाँ पर ना क्वेश्चन पूरा ढंग से एक्सप्लेन नहीं होता, तो एग्जाम्पल्स के नीचे एक बार यहाँ पे चले जाया करो, यहाँ पे योर टास्क लिखा होता है, ये पढ़ लिया करो, इससे आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। और ये अभी आपके काम की चीज नहीं है, ये जब हम गेटिंग स्टार्टेड कर लेंगे तो हम पढ़ेंगे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी के लिए कर लो। ठीक है यार, तो स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहला क्वेश्चन है इवन ऑड। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ये लाइन इग्नोर करो, यहाँ पे क्वेश्चन ये तो कुछ और ही कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, गिवन टू इंटीजर्स ए एंड बी, योर टास्क इज टू प्रिंट इवन नंबर फर्स्ट एंड ऑड नंबर नेक्स्ट इन इंडिविजुअल लाइंस, यू मस्ट प्रिंट एंड ऑफ द लाइन एट द एंड। इन शॉर्ट प्रिंट एलएन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एंड ऑफ द लाइन को आपने प्रिंट करना है। दो नंबर आपको दिए हुए हैं ए एंड बी, यहाँ पर पैरामीटर्स में देखो फंक्शन के दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, इनमें से एक इवन है एक ऑड है, तो जो इवन है उसको पहले प्रिंट करना है, जो ऑड है उसको बाद में प्रिंट करना है। कैसे करेंगे बता दो, कैसे करेंगे? So definitely if a modulus 2 is equals to 0, तो even हो गया a, तो उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है, और फिर तो बाद में b को नहीं है तो सेम कंडीशन में ऑपोजिट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो कल हमने पढ़ी थी कंडीशनल स्टेटमेंट, और कल मैंने ना लूप्स के अंदर एक आपको कॉन्सेप्ट कराया था कंटिन्यू कीवर्ड का। पर कंटिन्यू कीवर्ड तो ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, पर वो जो प्रोग्राम था ना वो जान के करवाया था मैंने कल। प्रोग्राम में क्या था कि 3 के मल्टीपल्स अवॉइड करने थे हमें, अगर याद है कल की क्लास करके आए हो ना रिवाइज, याद है ना ये वाली चीज करवाई थी मैंने, याद है 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट Yes, sir. करवाने में 3 के मल्टीपल्स इग्नोर करवाए थे। तो 3 के मल्टीपल कैसे निकाले थे आपने? आपने देखा था कि यार जो नंबर 3 का मल्टीपल है, मतलब वो 3 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड होने पर वो रिमाइंडर छोड़ेगा 0। तो आज से इवन नंबर समझ लेते हैं क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं। यानी इफ अ नंबर इज इवन देन नंबर मॉड 2 विल बी 0, ये पक्की बात है, ठीक है। और अगर ऑड है तो उल्टा होगा, ठीक है। ऑड नंबर है तो भैया ऑब्वियस सी बात है नंबर मॉड 2 विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब नॉट बी इक्वल टू 0 में यहाँ पर आंसर सिर्फ 1 ही आएगा। उसका रीजन क्या है, कोई नंबर जो होता है ना, जैसे कोई भी नंबर ले लो n, तो वो
उस नंबर को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे वो 0 से लेकर n-1 तक ही रिमाइंडर छोड़ सकता है। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं शायद। अगर आप किसी भी नंबर को n से डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर को x को अगर आप n से डिवाइड कर रहे हो ना, तो रिमाइंडर जो है वो 0 से लेकर n-1 ही होगा। जैसे अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 से लेकर 2-1 विच इज 1, तो या तो 0 होगा या 1 होगा रिमाइंडर। अगर किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं आएगा कभी भी रिमाइंडर, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो रिमाइंडर 0 छोड़ेंगे 2 से डिवाइड होने पर। ऑड नंबर वो हैं जो रिमाइंडर 1 छोड़ेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट में। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ। आपको क्या करना है, आपका टास्क ये है कि जो भी इवन नंबर है उसको पहले प्रिंट कर दो, जो ऑड नंबर है उसको बाद में प्रिंट करना। ठीक है, तो अगर a को मैंने 2 से डिवाइड करा और आंसर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब a एक इवन नंबर था। तो क्योंकि a एक इवन नंबर था तो मैं कह रहा हूं कि पहले a को प्रिंट करवा दो और उसके बाद b को प्रिंट करवा दो, वरना एल्स इसका क्या करना है, इसका एग्जैक्ट उल्टा करना है। ये क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं हुआ है, जीएफजी में यार यही पंगे हैं, क्वेश्चन ना पूरा ढंग से नहीं बताते मेरे। अच्छा, मतलब अगर कहीं लिखा भी हो, कभी मैं ही मतलब बेवकूफ बन जाऊं, हो सकता है कहीं लिखा भी हो, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है एक नंबर इवन होगा पक्का, दूसरा ऑड होगा। ठीक है, ये पक्का होगा। तो अगर ए इवन था तो हमने पहले ए प्रिंट करा दिया फिर बी प्रिंट करा दिया, वरना यार पक्की बात है अगर ए इवन नहीं था तो बी इवन होगा। तो आपने क्या करा, पहले बी को प्रिंट करवा दिया और फिर आपने ए को प्रिंट करवा दिया। दैट्स इट। यहाँ पर क्लिक करेंगे कंपाइल एंड रन, तो जो आउटपुट आना चाहिए था वही हमारा आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं एक बारी। हो गया यार सक्सेसफुली सबमिट। तो क्या ये कर लिया सबने क्वेश्चन, क्या ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका? रिपीट करना है मेरे को, बता दो। क्या हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन? यस सर। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा ना? लाइक अगर चाहो रिपीटिशन तो मैं रिपीट कर दूंगा चीजें। क्वेश्चन में आउटपुट एक दूसरे के सामने दिया, आपने नेक्स्ट लाइन पे दिया, हाँ, तो कैसे? वो भी प्रिंटिंग की इनकी मिस्टेक है। ये देखो, इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रखा है नोट मस्ट प्रिंट एंड ऑफ द लाइन एट द एंड। ठीक है, तो हमको एंड ऑफ द लाइन प्रिंट करना है, ये इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि क्लास में आने से पहले मैंने एक बार क्वेश्चन को सबमिट करा था तो आंसर गलत आया था, तो मैंने फिर समझ गया कि ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ऐसे ही करोगे आप जब सबमिट करोगे, तो अगर क्वेश्चन में गलती है तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके कोड में गलती है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यार है जीएफजी की थोड़ी सी प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन ऑड 2 जिसको हम कह रहे हैं, तो ये तो डायरेक्टली बहुत सिंपल है, इसको तो जल्दी से कोड कर दो। क्वेश्चन पढ़ो और कोड कर दो फटाफट से। 1 मिनट, नहीं नहीं, जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लो एक बारी। इसमें कुछ नहीं है, हमको बस नंबर दिया हुआ है n और हमको बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो यार अगर हमको प्रिंट करना होता तो वो तो हम बहुत इजीली कर देते। अच्छा, और इवन या ऑड कैसा प्रिंट करना है, कैपिटल स्मॉल जैसा इन्होंने दिया एज इट इज वैसा। तो मैंने बोला था योर टास्क में जाके देख लिया करो। योर टास्क में कह रहा है योर टास्क इज टू कंप्लीट दिस फंक्शन which takes the integer n and return even as it is, यही प्रिंट करना होगा। even if is number is even, यार if होगा ये, if number is even and odd if the number is odd। ठीक है, तो अगर नंबर इवन होता है वो कैसे करते हैं, n mod 2 आपका 0 आता है अगर नंबर इवन है तो, वरना आपका नंबर ऑड होता है। ठीक है, तो अब अगर यार इस क्वेश्चन में करना होता प्रिंट, मतलब अगर इस क्वेश्चन में डेटा टाइप होता वॉइड, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान था, ये तो हम झट से कर देते।
बट इस क्वेश्चन का डेटा टाइप है स्ट्रिंग और हमने स्ट्रिंग नहीं पढ़ रखा है। तो मैं आपको सबमिट करवा देता हूँ और मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। तो जैसे आप प्रिंट के लिए लिखते हो वैसा ही लिखो। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इवन लिखा हुआ है, इवन लिखा हुआ है तो इवन एज इट इज लिखना है आपने। अगर कैरेक्टर भी लाइक आपने ई कैपिटल कर दिया कुछ तो गड़बड़ है, एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लिख दो ऑड, जैसा लिखा है वैसा एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब ये जो आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हुए आ रहे हो ना स्टार्टिंग से, यही स्ट्रिंग होती है। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पर यही स्ट्रिंग होती है। जो डबल कोट्स के अंदर आप लिखते हो वो स्ट्रिंग होती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सबमिट करना है, वैसे कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन इतना है, खत्म हो गया क्वेश्चन, पर अगर सबमिट करना है जीएफजी पे तो यहाँ पर आपको ये हटाकर लिखना पड़ेगा रिटर्न। जैसे हमने इंटीजर रिटर्न करवाया था वैसे हम स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, स्ट्रिंग अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो अगर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो उतनी दिक्कत नहीं है। मैंने बस आपको ये बताया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन के अंदर डबल कोट्स में हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग ही होती है। तो हम डायरेक्टली बस उसको उठाकर यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं। एक बार कोड चला के देख लेते हैं। तो जो चाहिए था वही आ रहा है यहाँ पर, एक बार सबमिट करके देखते हैं सबमिट होता है या नहीं। हो गया सबमिट। दैट्स इट, इस वाले क्वेश्चन में इतना ही था। कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ डाउट है स्ट्रिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो पूछ लो। समझ में आ गया, एक बार ये बता दो बस, समझ में आ गया है? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये तो थे थोड़े से छोटे छोटे से क्वेश्चन, ताकि आप लोग प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। ये क्वेश्चन था, ये है लॉजिक यार, पिछले वाला सेम ही है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा, ठीक है। या एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए इजी हो जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर प्रिंट एलन जो भी है, डबल कोट्स के अंदर जो हम लिखते हैं, दिस इज स्ट्रिंग। जो भी डबल कोट्स के अंदर आप लिखते हो वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है यार फैक्टोरियल। लिंक भेज रहा हूँ, ये कर लो, क्वेश्चन पढ़ो और फिर सोचो कैसे करना है। अभी तक जो दो क्वेश्चन करे वो कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, इफ एल्स के। ये हिंट दे रहा हूँ, ये लूप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लूप्स यूज करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन पढ़ लो और फिर करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, सम और प्रोडक्ट, मोस्ट प्रोबेबली वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये थोड़ा ठीक है, मतलब ये इतना इजी नहीं है जितने अभी हम करते हुए आ रहे हैं, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया क्या करना है? जो जो नए लोग थे यार वो थोड़ा आंसर करो। आप लोगों को आ रहा है समझ में, जो कल दो लोग कह रहे थे? स्टार्ट करवाऊं, बता दो।
ठीक है अभिजीत, ठीक है, बता दो यार एक बारी, फाइनली स्टार्ट करवा दूं। ठीक है कर रहा हूँ यार, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब यार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल क्या होता है, मैथ्स में पढ़ रखा है, शायद 11th में पढ़ाते हैं। फैक्टोरियल तो पढ़ रखा है ना आप लोगों ने? आंसर कर दो, एनर्जी डाउन हो गई क्या? हाँ जी यार बोलो। yes sir, ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन फैक्टोरियल होता है यार मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कहाँ से कहाँ तक का, एन से लेके 1 तक का, यानी एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो ऑन करते करते 1। ठीक है, अब यार मल्टीप्लीकेशन है तो इसको सीधा देखो या उल्टा देखो, एक ही बात है। तो इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करते करते आप देख सकते हो एन माइनस 1 इंटू में एन माइनस 2, तो एक ही बात है, मतलब अलग अलग बात नहीं है ये, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन सीधी करो उल्टी करो एक ही बात होती है। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है कि आपको एन दिया है, एन फैक्टोरियल आपको रिटर्न करना है। ठीक है जी, तो मल्टीप्लीकेशन आपको रिटर्न करनी है। तो जैसा कल एक क्वेश्चन करा था, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल बात, फैक्टोरियल ऑफ एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, एक मैं बना लेता हूँ प्रोडक्ट, और क्योंकि लॉन्ग दिया हुआ है रिटर्न टाइम, तो हमको लॉन्ग लेना पड़ेगा अपना जो वेरिएबल है। तो लॉन्ग प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, जीरो नहीं लेना है। ठीक है, मेरे को शायद किसी ने कोड में 0 भेज रखा था अभी, जिसने भी भेजा था, लाइक देख लो, मैं नाम नहीं ले रहा। 0 नहीं करना है, प्रोडक्ट 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करनी है हमको। ठीक है जी, तो क्या करना है, 1 से लेकर n तक या n से लेकर 1 तक एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको फॉर लूप डिक्रीमेंट वाली नहीं दिखाई है, तो मैं उल्टी दिखा रहा हूँ यहाँ पर। i इज इक्वल टू n से स्टार्ट होगा, जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहे i माइनस माइनस कर दो, यानी डिक्रीमेंट कर दो। और करो क्या, हर बारी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू आई, यूं कर दो, और फिर लास्ट में रिटर्न कर दो प्रोडक्ट को। ठीक है जी, और एक बार रन करके देखते हैं। क्या दिक्कत आ गई, वेरिएबल एन, अच्छा इसको स्मॉल एन बना देता हूं मैं यहीं पे। ठीक है, तो चल तो रहा है। एक कॉर्नर केस हो सकता है कि यार ये n की वैल्यू 0 दे दें, तो अगर 0 फैक्टोरियल 1 होता है ये पता होगा, तो अगर n 0 है तो मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली रिटर्न 1, यानी कि डायरेक्टली ही 1 आंसर कर दो अगर 0 आपको दिया हुआ है तो क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए मैंने ये लिखा है। और 1 के आगे l लगा देता हूँ, l स्टैंड्स फॉर लॉन्ग, बेसिकली छोटा l बड़ा l जो मर्जी लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी l लगा रहा हूँ मैं बस ऐसे ही। ठीक है, तो बस इसको सबमिट करते हैं। ठीक है जी, तो ये भी सबमिट हो गया। इसमें ड्राई रन करके एक बार ही दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि कैसे चल रहा है ये, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है उतना अच्छे से समझ में ना आया हो ये। ठीक है, तो यार ये कोड है, तो कुछ भी नहीं है यार इसमें। इनिशियली मैंने क्या बोला, आई की वैल्यू मैंने एन ही रख दी, तो अगर 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू 5 पड़ी है। क्या क्या होता है यार, आपको पता है, ये कल बता रखा है मैंने। सबसे पहले होती है कंडीशन चेक, सेकंड नंबर पे होता है यार कोड एग्जीक्यूट, और थर्ड नंबर पे यार आपका जो वेरिएबल के चेंज होते हैं वो हो रहे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे होता है आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? जी हाँ, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो क्या करूँ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी एक बना रखा था हमने, ये रहा प्रोडक्ट, और इसमें इनिशियली वैल्यू पड़ी थी 1। तो मैंने बोला यार प्रोडक्ट में क्या करो, प्रोडक्ट इनटू आई कर दो। अब आई की वैल्यू थी 5, प्रोडक्ट की पुरानी वैल्यू 1 थी, तो 1 इंटू 5 यार यहाँ पर 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 आ गया। फिर आई को माइनस माइनस करा, आई की वैल्यू कर दी 4। अब देखा क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या करा, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट इंटू आई करा, आई की जगह यहाँ पर 4 आ गया, और पी की जगह यहाँ पे 5 आ गया। तो 5 इंटू 4 यार हो गया 20, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 20। ठीक है,
फिर इसके बाद वैल्यू क्या होगी, इसके बाद वैल्यू 60 हो जाएगी, इसके बाद आगे क्या वैल्यू हो जाएगी, फिर 2, मतलब फिर मल्टीप्लाई होते होते आपका काम हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल का लॉजिक था। एक और क्वेश्चन करना है अभी, ये बताओ, मेरे को लग नहीं रहा आप लोगों में एनर्जी बची है अब। तो करा दो करा दूं? फ्रॉम तो माय साइड। हाँ यार, करना तो चाहिए ही, वैसे अभी टाइम तो 20 मिनट पड़े हैं, इतनी जल्दी छोड़ के क्या करेंगे। ठीक है, तो अब यार अभी तक जो हमने पढ़ा वो था, हाँ हाँ करने हैं, बिल्कुल ठीक है, करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन खोल लो, कोडिंग, मैं लिंक भी भेज देता हूँ, ये कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पे है। तो मैंने जो अभी पहले 2 क्वेश्चन कराए ना, एक कराया फैक्टोरियल और एक जो हमने आज भी कराया, कल भी कराया, वो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये उन दोनों के कंसेप्ट को कंबाइन करता है, प्लस थोड़ा सा इसने वो भी घुसा दिया है, इफ एल्स वगैरह भी घुसा दिया है इसमें, तो बढ़िया है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल पे एटलीस्ट अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन पूरा पढ़ो, और ये जो चीज लिखी हुई है इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इस वाली लाइन को छोड़ देना। कौन सी लाइन कह रहा हूं मैं, ये जो लिखा हुआ है ना, सिंस द प्रोडक्ट कैन बी वेरी लार्ज रिटर्न इट मॉडुलो दिस, ये वाली लाइन अभी के लिए स्किप कर देना, इसको मैं अभी लास्ट में बता दूंगा। बाकी सब कुछ बहुत सिंपल है, करोगे हो जाएगा। तो यार टाइम हुआ है 11:09, मैं आपको 11:14 तक का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी पढ़ लो, अपना सोल्यूशन जो भी है ट्राई कर लो, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करूंगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का।
अभी तक के हिसाब से तो यार यही लग रहा है कि सुबह ही होगी क्लास सैटरडे से। अनिकेत सबमिट हो गया आपका? कुछ टेस्ट केसेस फेल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मॉड्यूलो की वजह से। ठीक है, एक मिनट देख रहा हूँ कोड में। हाँ, मॉड्यूलो की वजह से कर रहे हैं। जहाँ पर ये लिखा है ना आपने प्रोडक्ट इनटू इज इक्वल टू आई, हम्म। वहां पे मॉडुलस करना है आपको 10⁻⁹ से। चलो मैं करवा ही देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कमेंट हटा देते हैं। तो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है आगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। यू आर गिवन अ नंबर n एंड अ क्वेरी q. If q is 1, then you have to return the sum of all integers from 1 to n. Else if q is equal to 2, then you have to return the product of all integers from 1 to n. तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n तो फैक्टोरियल ही होता है। ये तो हमने जस्ट अभी अभी करा है ना अभी अभी जस्ट। तो फैक्टोरियल हम कर लेंगे रिटर्न। और सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n भी हमने कल करा है, पर मैं थोड़ा सा और एक वो बेटर अप्रोच बता दूंगा उसकी आपको। ठीक है, तो पहले तो यार ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ये q की वैल्यू पे कह रहा है, चीजें डिपेंड कर रही है। अगर q है 1 तो क्या करना है, तो कह रहा है यार यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीजर्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है। वरना 2 होगी उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हमको फैक्टोरियल बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब मैं सम और फैक्टोरियल के लिए अलग अलग फंक्शन बना रहा हूँ, एंड दिस इज एक्चुअली द बेस्ट प्रैक्टिस। आपको हर एक जो चीज करनी होती है ना, हर एक छोटे से टास्क के लिए अलग फंक्शन बनाना चाहिए। इसको कहते हैं कोड की मॉड्युलैरिटी सुधारना, कोड मॉड्यूलर बनाना। ठीक है, जितने ज्यादा आप फंक्शंस रखोगे अलग 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 काम के लिए, उतना कोड आपका अच्छा होता है। बिलीव मी और नॉट, कई बार क्या होता है ना, जब आप इंटरव्यू में होते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा आपकी ये वाली चीजें जो है वो मतलब देखी जाती हैं। वेरिएबल्स का नाम आप कैसा रख रहे हो भाई, जैसे प्रैक्टिस करते समय तो हम XYZ कुछ भी रख देते हैं, पर इंटरव्यू में बैठे होते हो तो XYZ यूजुअली नहीं रखना चाहिए। कुछ अच्छे मीनिंगफुल नाम वेरिएबल के रखो, मीनिंगफुल नाम फंक्शन के रखो। और आगे जब आप oops पढ़ लोगे तो जितना ज्यादा कोड को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रख सकते हो उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखो। ये चीजें गिनी जाती हैं, पॉजिटिव्स होते हैं सारे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक अलग फंक्शन बना रहे हैं। मैंने फिर से बोला यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक लिखा हुआ है फंक्शन के आगे, तो मैं भी पब्लिक स्टैटिक लिख रहा हूँ। मैं सोच नहीं रहा कि क्या है पब्लिक क्या है स्टैटिक, तो आपने उसमें पढ़ना है। लॉन्ग एक फंक्शन बना दिया मैंने सम के लिए, सम इंट n। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो एक बारी। हम निकाल रहे हैं सम ऑफ n नंबर्स। क्या कौन सा तरीका आता है आपको अभी तक सम ऑफ n नंबर्स निकालने का, बताओ जल्दी। तो फॉर लूप से जो कराया था। ठीक है, फॉर लूप से कराया था। मैथ्स पढ़ी हुई है तो आपको डायरेक्ट यस सर। डायरेक्ट भी आना चाहिए। सम n ऑफ into फर्स्ट एंड n। नेचुरल नंबर का एपी का फॉर्मूला होता है, एपी सीरीज होती है, उसका फॉर्मूला होता है यार n इंटू n n प्लस plus 1 1 by डिवाइडेड 2। बाई 2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। हम लूप क्यों लगाएं भाई, देखो लूप क्या है, लूप चल रही है बार बार। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आपकी लूप n बारी चलेगी। मतलब अभी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ी, पर फिर भी इतना तो अंदाजा हो ही रहा है ना कि कुछ चीज n बारी चल रही है। और एक मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, तो कौन सा ज्यादा तेज होने वाला है, फॉर्मूला लगाकर जो तरीका है वो ज्यादा तेज होने वाला है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। और क्योंकि यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग में करने के लिए बोल रखी है चीजें, तो हम लोग सब कुछ लॉन्ग में भी कर रहे होंगे। एक सेकंड यार, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है यार, हमको तो सिर्फ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये रिटर्न करना है। अब डिवाइडेड बाई 2 यार मैं कह रहा हूँ इस पूरी चीज से ही हम डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं एक बारी। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये करना है।
पर क्योंकि यार n ना इंटीजर में है तो यार ये सारी वैल्यूज इंटीजर में कैलकुलेट होंगी, पर हमको रिटर्न करनी है चीज लॉन्ग में, तो इट इज बेटर कि आप इसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर दो। इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो हम इसको लॉन्ग में ना, ये पूरी चीज जो है इसको हम लॉन्ग में टाइप कास्ट करके रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लिखा है n इंटू एन प्लस 1/2 और उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करके रिटर्न करवा दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा रिटर्न सम ऑफ n, दैट्स इट। इतना काम करेंगे हम यहाँ पे। अब आती है प्रोडक्ट की बारी। तो प्रोडक्ट तो यार हमने जस्ट अभी फैक्टोरियल में देखा ही था कैसे निकालते हैं। पब्लिक स्टैटिक लॉन्ग फैक्टोरियल। ये लॉन्ग में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग में आंसर मांग रखा है, इसलिए मैं सब कुछ लॉन्ग में रख रहा हूँ। ठीक है जी, इंट n करेंगे और फैक्टोरियल का लॉजिक यार यहीं से उठा लेते हैं, अभी हमने जस्ट कराई है। तो ये पूरा हमारा फैक्टोरियल का लॉजिक। ठीक है, तो ये रहा हमारा फैक्टोरियल का लॉजिक, ये हमने यहाँ लिखा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, दैट्स इट। पर अभी यार ये कोड पूरा नहीं है, अभी ये कोड पूरा चलेगा नहीं। अभी बताता हूँ क्यों। हम सैंपल टेस्ट केस रन कर रहे हैं, तो कुछ टेस्ट केस चले और कुछ बेसिकली आप देख सकते हो रॉन्ग आंसर वगैरह ये दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने ना लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, सिंस द प्रोडक्ट कैन बी वेरी लार्ज रिटर्न इट मॉडुलो 10 पावर 9 प्लस 7। अब ये क्या है, जिन लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है उनको मैं बता देता हूँ क्या चीज है ये। बेसिकली हमारे पास में ना जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि अगर आप मान लो किसी भी नंबर को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या क्या बेसिकली उसके रिमाइंडर आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 6, दैट्स इट। बस 0 से लेकर n-1 तक उसके रिमाइंडर आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। ठीक है, तो बेसिक बात यही है कि ये 10 की पावर 9 प्लस 7 एक काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, 10 की पावर 9 प्लस 7 है क्या, 10 की पावर 9 प्लस 7 ऐसा कुछ दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और उसके बाद 7, ये होता है 10 की पावर 9 प्लस 7। अब अगर आप किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को इससे मॉडुलस करते हो तो जो रिमाइंडर है वो 0 से लेकर 10 की पावर 9 प्लस 6 तक आएंगे। क्या ये बात समझ में आई? किसी भी नंबर को आप इससे मॉडुलस करते हो तो क्या 0 से लेकर 10 की पावर 9 प्लस 6 तक ही रिमाइंडर आएगा? यस सर। अच्छा, अब बहुत ध्यान से एक चीज सोचना, मैं 7 का ही एग्जांपल लेता हूँ। एक्चुअली में जो ये मॉडुलस जिस नंबर से लिया जाता है ना, जैसे 10 की पावर 9 प्लस 7 है, एक आधा नंबर ऐसा और होता है, वो हमेशा प्राइम नंबर सिलेक्ट करे जाते हैं। उसका रीजन कभी बाद में बता दूंगा, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान दो। जैसे 7 को उठा रहा हूँ मैं, 7 से छोटे किसी भी नंबर से मैं 7 को डिवाइड करूंगा तो आंसर, मतलब मॉडुलस का आंसर आ रहा है नंबर इटसेल्फ। 1 को करूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 से करूंगा, मतलब बेसिकली 2 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 2 ही आएगा, 3 को करूंगा 3 आएगा, 4 को करूंगा 4 आएगा, करते करते 6 को करूंगा 6 आएगा। 7 एंड उससे बड़े नंबर को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो फिर बेसिकली आंसर जो है वो कुछ और आ रहा होगा, वो नंबर इटसेल्फ नहीं आएगा, फिर वो 0 से लेकर 7 माइनस 1 के बीच में आ रहा होगा। क्या ये वाली बात भी समझ में आई? नहीं ये नहीं है, एक बार बता दो एक बार। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं आप एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 इनका मॉडुलस लो 7 से, मॉडुलस लेना है, मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर। 1 को डिवाइड करो 7 से, क्या रिमाइंडर आ रहा है बताओ? बताना, 1 को डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आ रहा है? नंबर इटसेल्फ आ जाएगा ना। हाँ जी, नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आता तो भाई डिवाइड करके देख लो, 1 को करा 7 से डिवाइड, 7 zeros are 0, 1 बच गया, दैट्स इट। तो ये रिमाइंडर आ रहा है। तो 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, 2 को करूंगा 2 आ गया, 3 को करूंगा 3, 4 को करूंगा 4, 5 को करूंगा 5, 6 को करूंगा 6। तो यहाँ पर जब तक 7 से छोटा नंबर चल रहा है तब तक तो नंबर इटसेल्फ ही आ रहा है मॉडुलस का आंसर। ठीक है, सिंपल। जैसे ही नंबर 7 के बराबर या उससे बड़ा हुआ तो अब आंसर नंबर इटसेल्फ नहीं आ रहा, लेकिन वो अभी भी क्या आएगा, वो अभी भी
0 से लेकर 7 - 1 यानी 0 से लेकर 6 के बीच में ही आएगा। 7 मॉडुलस 7 होता है 0। 8 मॉडुलस 7, 8 को करके देखो, 8 को 7 से डिवाइड करके देखो, आंसर 1 आएगा। 7 1 जार 7, बचा 1। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर बचा 1। ठीक है, तो सिंपल बात है, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आ गया 1, फिर यहाँ पर आ गया 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो 10 की पावर 9 + 7 ना एक ठीक ठाक बड़ा नंबर है, अच्छा खासा बड़ा नंबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 की पावर 9 + 7 से पहले जितने भी नंबर हैं, आप जब उनको डिवाइड मतलब मॉडुलस लोगे उनका 10 की पावर 9 + 7 से, तो वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा, वो फैक्टोरियल का आंसर ही होने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर, यस। ठीक है, अब 10 की पावर 9 + 7 से अगर मैं बड़े नंबर पे जाने लग जाऊंगा, तो एक्चुअली 10 की पावर 9 + 7 इतना बड़ा नंबर है कि वो जो हमारी रेंज है इंट की या लॉन्ग की, जो भी हमारी रेंज है, वो उससे बाहर चले जाने लग जाएंगे नंबर। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उनको 10 की पावर 9 + 7 से मॉडुलस कर लेता हूँ, यानी जो रिमाइंडर बचा है वो मैं आंसर दे देता हूँ। वो फैक्टोरियल का आंसर नहीं है, बट उससे मैं एक अंदाजा लगा लूंगा कि भैया हाँ मेरा आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि इसके बाद 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 करते 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 10 की पावर 9 + 6 तक फिर से हर जगह मेरे पास यूनिक ही आंसर आने वाला है। मतलब अगर मैं 10 की पावर 9 + 8 को करता हूँ ना 10 की पावर 9 + 7 से मॉडुलस, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, 10 की पावर 9 + 9 को करता हूँ तो आंसर 2 आएगा, एंड सो ऑन। अगर आप देखो तो फिर से मैं 10 की पावर 9 + 6 नंबर यहाँ पे लिख सकता हूँ, जिनको करने पर यूनिक आंसर ही आ रहा होगा। तो मेजर जो बात है वो यही है कि इस नंबर से हम मॉडुलस इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे छोटे नंबर तक तो हमको एग्जैक्ट आंसर वैसे ही मिल जाए, और जो इससे बड़े नंबर हैं जो रेंज के बाहर चले जा रहे हैं, जो रेंज के बहुत बाहर चले जा रहे हैं, उनको भी हम यूनिकली करेक्टली आपका आंसर आइडेंटिफाई कर पाए, और हम रेंज को भी कंट्रोल कर दें, डेटा टाइप की रेंज को भी कंट्रोल कर दें, प्लस हम आपका आंसर भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। इसीलिए मॉडुलस लिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये समझ में आया? यस। ठीक है, अब मॉडुलस ले कहां पर, क्या फाइनल आंसर में मॉडुलस लेना है, या फिर हर बार जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आपको मॉडुलस लेना है? तो देखो, वैसे तो यार प्रॉपर ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की साइड अगर आप जाओगे, मैं नहीं हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, मैं नहीं गाइड कर सकता आपको इस चीज में, बट अगर आप जाते हो उस तरफ, मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स करके पूरा कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर फॉर्मूले होते हैं लंबे लंबे मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स के, वहां पर ये सब पढ़ाया जाता है। भाई जितना मैंने डीएसए में देखा है, जितना मैंने डीएसए में देखा है, और ठीक ठाक डीएसए कर रखी है मैंने, तो यही होता है कि आपको एक्चुअली में हर एक स्टेप पर ही यूजुअली मॉडुलस लेना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली फाइनल आंसर का मॉडुलस लेके रिटर्न कर रहे होते हो, यूजुअली आपको हर एक स्टेप पर मॉडुलस लेना होता है। जैसे यहाँ पर आपने करी मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में मॉडुलस 10 पावर 9 + 7 लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros एंड 1 7, मॉडुलस 10 पावर 9 + 7 लिख दो, दैट्स इट, इतना कर दो। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरे तो सारे टेस्ट केस यहाँ पे तो पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं एक बारी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबमिट हो गया। तो अब मैं उसका रीजन बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ही क्यों मॉडुलस ले रहे हैं, क्योंकि आप देखो ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लॉन्ग का इन्फिनिटी एज्यूम कर लो, ठीक है ना भाई, लॉन्ग का इन्फिनिटी यानी लॉन्ग की सबसे बड़ी वैल्यू। अब मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, एक लॉन्ग का इन्फिनिटी, मान लो हम एन फैक्टोरियल में क्या कर रहे हैं, हम एन फैक्टोरियल में लॉन्ग का इन्फिनिटी नहीं, चलो इंट का इन्फिनिटी अज्यूम करना है। इंट का आप इन्फिनिटी अज्यूम करो, क्यों मैं बता रहा हूँ। हम n का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, n एक इंटीजर है, ठीक है जी, आप इंट का इन्फिनिटी अज्यूम कर लो, क्यों, क्योंकि हम n × n-1 करने वाले हैं, यही करने वाले हैं ना, फैक्टोरियल में तो यही करते हैं, आगे जाके ×1 यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या यही करने वाले हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, एक इंट का इन्फिनिटी मान लो भाई, क्योंकि इंटीजर नंबर कोई भी इनपुट दे सकता था, तो मैंने कहा इंटीजर का सबसे बड़ा इनपुट, सबसे बड़ा नंबर मैंने आपको इनपुट दे दिया, उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, तो ये है इंट का इन्फिनिटी, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इंट के इन्फिनिटी -1 से, तो क्या इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी -1 ऑलरेडी रेंज के बाहर नहीं हो गया ये चीज?
एक सिंगल मल्टीप्लीकेशन ही क्या ये ऑलरेडी रेंज के बाहर नहीं हो चुकी? हाँ हो गई। यस सर। तो इसलिए अब मेरे को बताओ, क्या हर बारी मल्टीप्लीकेशन जब कर रहे हैं तब मॉडुलस लेना बेटर है या डायरेक्ट फाइनल आंसर में ले? बताओ। हर बार, क्योंकि एक ही मल्टीप्लीकेशन में जब रेंज बाहर हो गई तो यार इसके आगे तो वैसी मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे ना। जब इसी में रेंज बाहर हो गई, आपको मैंने बताया था आउट ऑफ रेंज का तो आंसर कुछ और ही हो जाता है, गलत हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है, जो भी है। तो जब एक ही मल्टीप्लीकेशन में रेंज बाहर हो जा रही है तो भैया पूरा आंसर तक की कहाँ वेट कर रहे हो आप? पूरे आंसर की वेट मत करो, हर एक स्टेप पर मॉडुलस ले लो। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था पर मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना? पूछना है किसी को कुछ? सर हाँ जी। ये जो नंबर दिया है 10 की पावर 9 प्लस, ये तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से ये नंबर मैंने लाइक कुछ स्पेसिफिकेशंस तो नहीं है इसकी, लाइक नहीं नहीं, स्पेशल क्वेश्चन में नंबर है दिया कोई, होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। ये इसलिए यूज किया। और लाइक कुछ वैसे पर्टिकुलर नहीं है कि कुछ नंबर स्पेशल नंबर है, ये तो बस नहीं क्वेश्चन मतलब दिया है। बेसिकली यूजुअली ये प्राइम, वेरी लार्ज प्राइम नंबर्स लेते हैं नहीं सर, मैंने यूजुअली। यही सेम फिगर एक दो क्वेश्चंस में और देखे, हाँ लाइक सेम वो यही फिगर दिखता यही है, यूज होती है। यही नंबर यूज होता तो है इसकी मोस्टली कोई क्वेश्चन। स्पेसिफिकेशन है, लाइक कोई पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस? यार देखो, मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स में होगी तो मैं कह नहीं सकता। मैं आपको बोला मैं सीपी साइड का नहीं हूँ तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो जितना रीजन सेम मेरे को फिगर पता थी है। ना, हाँ, सेम फिगर कई जगहों पे देखी क्योंकि है। ये एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है और लाइक बहुत बड़ा प्राइम नंबर है। तो बाकी मतलब यहाँ पे मैंने रीजन तो बताया ही है आपको वो कि तो सर समझ बहुत। में आ गया कि बार बार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं हाँ पता किस पॉइंट पे वो वैल्यू क्रॉस हो रही है हमारी रेंज को, हाँ इसलिए हर बार मॉड्यूल कर दो। हाँ। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस में यही दिखती है वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला कोड भी डाल रहा हूँ मैं स्निप करके। और पूछना है किसी को कुछ तो बताओ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन ही था। हाँ जी, पूछना है किसी ने कुछ? कोड हो गया सबका सबमिट? यस सर। ठीक है, कोड सुबह तक मिल जाएंगे आपको गिटहब पे। कोड नोट्स अभी वैसे व्हाट्सएप तो कर ही दूंगा, पर गिटहब पे सुबह ही अपलोड होंगे और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सुबह। ठीक है जी, एंड कर दूं क्या? श्योर सर। हाँ ओके, कल मिलते हैं जी फिर। नहीं, कल नहीं, सैटरडे को। सैटरडे को टाइमिंग टेक्स्ट कर देना एक बार, जो ठीक मैच है। होगा। ठीक है, अभी के जो पोल चल रहा है अभी के हिसाब से 9 to 12 है, पर कल मैं दोपहर तक बता दूंगा आपको, ताकि आप लोग अपना शेड्यूल भी उस हिसाब से कर लो। दोपहर तक बता दूंगा। ठीक है जी, एंड कर रहा हूँ अब। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।